नमस्कार साथियों, 100 सुनार की एक लोहार की। अगर आप लोगों को ये लाइन थंबनेल पे दिख रही है, इसका मतलब समझ लीजिए कि कॉम्प्रिहेंशन से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम आपकी हो सकती है कि सर कैसे कॉम्प्रिहेंशन को सॉल्व करते हैं, किस तरह से इसमें मार्क्स बढ़ाते हैं, किस किस टाइप के क्वेश्चंस, जितने भी आपके डाउट्स हैं, बस आप इस वीडियो को देख लो कंप्लीटली। जितना भी मैं बड़ा वीडियो बनाऊंगा, 1 घंटे 1.5 घंटे जितना भी, लेकिन आपकी एक एक क्वेरी, एक एक प्रॉब्लम, एक एक डाउट जो आपके दिमाग में आता है रिलेटिंग टू कॉम्प्रिहेंशन, वो आज इस वीडियो को देखने के बाद पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं कि रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, या आप कॉम्प्रिहेंशन अकेला बोलते हो तो अच्छी बात है, इसका पूरा नाम होता है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, आरसी इसको बोला जाता है। ठीक है, हाउ टू सॉल्व रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। जितनी भी प्रॉब्लम्स आपकी होंगी, आज इस वीडियो को कंप्लीटली अगर आप देख लेते हैं तो सारी प्रॉब्लम्स आपकी दूर हो जाएंगी। एक तरीके से इसके अंदर मैं आपको मास्टर स्ट्रेटजी भी बताऊंगा और किस तरह से। और एक और ध्यान रखना कि रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के अलग अलग लेवल्स होते हैं कि आप किस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो। तो अगर आप इनमें से किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तब तो आपके लिए वीडियो है। अगर इसके अलावा आप सी सेट की तैयारी कर रहे हो, यूपीएससी, या फिर आप बैंकिंग की तैयारी कर रहे हो, या फिर आप क्या बोलते हैं कैट की तैयारी, क्लैट वगैरह इनकी तैयारी कर रहे हो, तो आपके लिए ये वीडियो नहीं है। आप सिर्फ एसएससी के किसी भी एग्जाम के लिए देख सकते हो, आप डिफेंस के किसी एग्जाम के लिए देख सकते हो, स्टेट एग्जाम में आप जो भी एग्जाम देते हो सभी एग्जाम्स के लिए आप देख सकते हो। ठीक है, यूपीएससी और बैंकिंग और कैट क्लैट ये सब छोड़ के बाकी किसी भी जनरल कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए आप इस वीडियो को देख सकते हो। ठीक है, तो चलिए सेशन की शुरुआत करते हैं। इंग्लिश से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स हैं आप हमारे साथ इसी चैनल पर जुड़ सकते हैं। ओपन स्टडी यूट्यूब चैनल है और ओपन स्टडी ही हमारा एप्लीकेशन है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, आज सबसे पहले मैं बहुत तसल्लीपूर्वक इस क्लास को कंप्लीट कराने वाला हूं, और ये क्लास पूरी तरह से रिकॉर्डेड रहेगी। मैं रिकॉर्ड करके आपको दूंगा क्योंकि मैं डाइवर्ट नहीं होना चाहता, मैं डिस्ट्रैक्ट नहीं होना चाहता किसी भी चीज से, इसलिए मैं पूरी जान झोंकने वाला हूं सेशन में। ठीक है, तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि इस पूरे वीडियो के अंदर, इस पूरे सेशन के अंदर हम क्या क्या समझने वाले हैं। और ये चाहे आप पेड बैच में एनरोल्ड हो, आप फ्री बैच में एनरोल्ड हो, आप किसी भी बैच में हो, आप मेरे से किसी भी तरह से जुड़े हो, आपके लिए एक मास्टर वीडियो मैं तैयार कर रहा हूं। चाहे आप एप्लीकेशन पे मेरे साथ पढ़ रहे हो, चाहे आप यूट्यूब पे मेरे साथ पढ़ रहे हो, आप फ्री में पढ़ते हो, पैसों से पढ़ रहे हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। आपकी जो प्रॉब्लम है असली की, सर कॉम्प्रिहेंशन में बड़ी दिक्कत होती है, मुझे एक वीडियो दे दो, वो वीडियो है ये। ठीक है, तो इस पूरे वीडियो में मैं क्या क्या डिस्कस करने वाला हूं, सबसे पहले हम उस पर बात कर लेते हैं। देखो, प्रोमिनेंट फीचर्स, यानी कि इस वीडियो के प्रोमिनेंट फीचर्स क्या क्या हैं। सर पे सबसे पहले हम लोग पढ़ने वाले हैं प्री रिक्विजाइट, यानी कि किन किन चीजों की जरूरत है अगर आप रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन सॉल्व करते हैं या करना चाहते हैं, तो किन किन चीजों की रिक्वायरमेंट होती है। रीडिंग कैसे की जाती है उसके लिए कुछ टिप्स आप मुझे बताइए, कैसे रीडिंग करनी चाहिए। रीडिंग करनी है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की, ये तो पता है, लेकिन रीडिंग करनी कैसे है, रीडिंग के लिए क्या टिप्स हो सकते हैं, ये मैं आपको बताऊंगा। स्ट्रैटेजीज फॉर सॉल्विंग कॉम्प्रिहेंशन, जो भी आपका कॉम्प्रिहेंशन इसको सॉल्व करने की स्ट्रैटेजीज, ये मैं आपको बताऊंगा। टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस आस्क्ड, आपके एग्जाम में किस किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये भी मैं आपको बताऊंगा। टोन या इन्फरेंस या थीम बेस्ड जितने भी क्वेश्चंस हैं एग्जाम्पल के साथ मैं आपको सॉल्व करा के दिखाऊंगा, और ये भी बताऊंगा कि कैसे फाइंड आउट करते हैं। फाइनल टिप्स भी मैं बताऊंगा कि कॉम्प्रिहेंशन अगर आप सॉल्व करने जा रहे हैं तो अब कुछ इन बातों का ध्यान रखना जो कि सबसे ज्यादा जरूरी है, और उसके बाद मैं आपको एक कॉम्प्रिहेंशन सॉल्व करके भी दिखाऊंगा इस वीडियो के अंदर। ठीक है, इतना कुछ करेंगे और इससे भी ज्यादा, जितना मैंने यहाँ पे बताया, इससे भी ज्यादा चीजें निकल के आएंगी। बस आप सुनते रहिए ध्यानपूर्वक, स्किप मत करना, छोड़ना मत वीडियो को बीच में, पूरा देखना, चाहे रुक रुक के देख लो, 2 बार में देख लो, स्पीड बढ़ा के देख लो, बट देखना पूरा वीडियो, एक भी चीज नहीं छोड़नी। ठीक है, चलो भाई, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि सर किन किन चीजों की रिक्वायरमेंट होगी अगर मैं रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को सॉल्व करना चाहूं तो। प्री रिक्विजाइट, क्या क्या चीजों की जरूरत है। तो देखो, सबसे जो पहली चीज की आपको जरूरत पड़ेगी वो है अंडरस्टैंडिंग बेसिक ग्रामर रूल्स। पहली चीज तो आपको यही ध्यान रखनी है कि आप रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन सॉल्व करने वाले हो तो आपके पास बेसिक ग्रामेटिकल नॉलेज होनी चाहिए, यानी कि कुछ बेसिक ग्रामर के रूल्स होते हैं वो आपको आने चाहिए। जो छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स होते हैं, जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स होते हैं, सर मुझे नहीं पता कि कौन कौन से टॉपिक्स मुझे पढ़ने चाहिए, कौन कौन से कॉन्सेप्ट्स मुझे पढ़ने चाहिए, तो वो आप बता सकते हैं। मैंने कहा बिल्कुल बताऊंगा, मेरा काम ही यही है मेरे भाई। तो देखो,
सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट जो हमारा चैप्टर होता है, इस चैप्टर की नॉलेज आपके पास होनी चाहिए। टेंस टॉपिक की आपको नॉलेज होनी चाहिए और उसके करेक्ट यूजेस आपको आने चाहिए कि किस टेंस के कौन से कॉन्सेप्ट का कहां पर कैसे यूज किया जाता है, ये सारा कुछ आपको आना चाहिए। प्रोनाउंस की नॉलेज आपके पास होनी चाहिए और उनके एंटीसीडेंट्स की नॉलेज होनी चाहिए, जैसे रिलेटिव प्रोनाउन है या प्रोनाउन कौन सा प्रोनाउन किसके लिए इस्तेमाल किया जा रहा है, इसका नाउन क्या है, इसका एंटीसीडेंट क्या है जिसके लिए इसको इस्तेमाल किया गया है। ठीक है, आर्टिकल्स और प्रीपोजिशंस, और एक चीज अपनी तरफ से एक और ऐड कर लो, कंजंक्शंस। इन सारे टॉपिक्स की नॉलेज आपके पास होनी चाहिए इफ यू आर गोइंग टू सॉल्व अ कॉम्प्रिहेंशन। एक कॉम्प्रिहेंशन आप सॉल्व करने जा रहे हो तो इस तरह के ग्रामेटिकल चैप्टर्स आपके पास होने चाहिए, इनकी नॉलेज आपके पास होनी चाहिए, इनको अच्छे से आपको पढ़ना है। ठीक है, इतना समझ में आ गया कि किन किन चीजों की रिक्वायरमेंट है। अब आ जाते हैं कि सर अब आगे क्या करना है। मान लो आपने जो बताया है ग्रामर के रूल्स मैंने पढ़ लिए, अब क्या करना है। तो अब सबसे पहला काम है कि आप किस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो। आप एसएससी के किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, आप डिफेंस के किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, आप स्टेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, या किसी भी ऐसे एग्जाम की वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहे हो जो आपका वनडे एग्जाम होता है, जो जनरल कंपटीशन में आता है। मैंने जिन जिन एग्जाम्स का नाम नहीं लिया है मना कर दिया है कि सी सेट को छोड़ देना, बैंकिंग को छोड़ देना, कैट और क्लैट को छोड़ देना। ठीक है जी, एसएससी, अब हम लोग बात कर रहे हैं एसएससी या वनडे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की, जितने भी डिफेंस वगैरह एनडीए सीडीएस किसी भी एग्जाम के लिए। ठीक है, तो आपको क्या करना है कि उसी तरह के जो है क्वेश्चंस पे ध्यान देना है, फालतू के क्वेश्चंस की बात नहीं करनी है। कई बार लोग क्या करते हैं कि इंप्रेस करने के चक्कर में आपको एडवांस लेवल क्वेश्चंस करा देते हैं। भाई जिस एग्जाम की आप तैयारी करो, आप उसी एग्जाम के रिलेटेड या उसी एग्जाम से रिलेटेड आपकी ओरिएंटेशन हो चाहिए, उसी एग्जाम से रिलेटेड आपके क्वेश्चंस होने चाहिए और उसी तरह की चीजों के साथ आपका फेमिलियरिटी होनी चाहिए। ठीक है आपकी, तो यहां पे लिखा हुआ फेमिलियरिटी विद कॉमन एसएससी एग्जाम पैटर्न, आपका जो एग्जाम है उसी पैटर्न की चीजों से आपको फेमिलियर होना है। ठीक है, जैसे कि अब मैंने कहा ठीक है सर, मैंने चुन लिया कि मुझे एसएससी की तैयारी करनी है, सीजीएल सीपीयू सीएचएसएल जो भी, या अदर कोई एनडीए सीडीएस कोई डिफेंस एग्जाम है। तो अब क्या करना है, सबसे पहले आपको यह समझना है कि नोइंग द टाइप्स ऑफ कॉम्प्रिहेंशन, कौन से एग्जाम में किस तरह के कॉम्प्रिहेंशन पूछे जाते हैं। एसएससी की तैयारी कर रहे हो एसएससी की, और आप क्वेश्चंस लगा रहे हो बैंकिंग के, कोई मतलब है इन बातों का? कोई मतलब नहीं है। अगर एसएससी की तैयारी कर रहे हो तो एसएससी में किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इनका आपको आइडिया होना चाहिए। ठीक है, उनको समझो। ठीक है, जो भी क्वेश्चंस जनरली आस्क्ड, मतलब जनरली जो पूछे गए हैं, ठीक है, इस चीज का ध्यान रखना है और उन क्वेश्चंस को जो है रिव्यू करना है जो आपके पिछले एग्जामिनेशंस में पूछे गए हैं। जैसा कि मैंने अभी अभी बताया, मैं सीजीएल की तैयारी कर रहा हूं और मुझे सीजीएल के कॉम्प्रिहेंशन नहीं समझ में आ रहा है, तो मैं क्या करूंगा, सीजीएल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखूंगा, उनका आइडिया लूंगा कैसे क्वेश्चंस आते हैं और उसी के बेस पे नई नई चीजें हम सीखेंगे, उसी के बेस पे, उसी के लेवल की, ना कि अदर किसी एग्जाम के लेवल की। ठीक है, तो आपको अपना रिव्यू करना है पिछले एग्जामिनेशंस में जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं। ठीक है, आपके ही एग्जाम, जिस एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो, और उसी तरह के क्वेश्चंस को आप क्या करोगे, एनालाइज करोगे, उन्हीं से आप फेमिलियर हो जाओगे। इतनी सी चीज समझ में आ गई। तो पहले एग्जाम पैटर्न, उसके टाइप ऑफ क्वेश्चन, इनका एनालिसिस आपको करना है। फिर आ जाते हैं कि सर और किन किन चीजों की रिक्वायरमेंट होगी, ग्रामर की जरूरत है, और मैंने कहा वोकैबुलरी की भी नॉलेज आपके पास होनी चाहिए। अगर आपको वोकैबुलरी की नॉलेज, इसीलिए तो सभी टीचर सबसे पहले ग्रामर और वोकैबुलरी आपको पढ़ाते हैं। कभी कोई टीचर आपने देखा होगा रेयरली कि कॉम्प्रिहेंशन डायरेक्ट पहले दिन आपको पढ़ाता है, नहीं पढ़ाता, क्योंकि कॉम्प्रिहेंशन का मतलब ही होता है समझदारी, और आपके अंदर समझदारी पहले से होनी चाहिए, तभी आप कॉम्प्रिहेंशन को समझ पाओगे, तभी उसके क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाओगे। और समझदारी बनाने के लिए पहले तो आपको हैबिट होनी चाहिए रीडिंग करने की, आपको उस रीडिंग को समझने की भी परख होनी चाहिए, उसके लिए ग्रामर के रूल्स और वोकैबुलरी आपको आनी चाहिए। तो अब आ जाते हैं कि सर जो वोकैबुलरी होती है इसकी भी जरूरत पड़ेगी क्या? मैंने कहा बहुत हद से ज्यादा जरूरत पड़ेगी। तो सर कैसे तैयार कर सकते हैं, वो मैं आपको बता देता हूं। वोकैबुलरी बिल्डिंग, इस चीज की भी आपको रिक्वायरमेंट होगी अगर आप कॉम्प्रिहेंशन सॉल्व करने जा रहे हैं। तो समझ लीजिए कैसे आप अपनी वोकैबुलरी को बिल्डअप कर सकते हैं। पहली चीज, आपको रेगुलर प्रैक्टिस करनी है, किस चीज की भैया, वोकैबुलरी की। जैसे कि आप मान लो अभी किसी एग्जाम की तैयारी करो, उसमें 4 महीने हैं, 4 महीने की तैयारी में आप 3 महीने तक तो ग्रामर और वोकैबुलरी और बाकी की चीजों की प्रैक्टिस करते हैं, जनरल इंग्लिश की। उसके बाद लास्ट के 1 महीने में हम लोग कॉम्प्रिहेंशन तैयार करते हैं, स्टार्ट करते हैं।
लेकिन रीडिंग हम डे 1 से स्टार्ट कर देते हैं। और अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आपको गलत डायरेक्शन दी जा रही है। यानी कि ग्रामर आप शुरू से पढ़ रहे हो, वोकैबुलरी शुरू से पढ़ रहे हो, रीडिंग भी शुरू से आपके सिलेबस का एक हिस्सा, एक पार्ट होता है, वो आपको डे 1 से शुरू कर देनी चाहिए, डे 1 से। ठीक है, जिससे क्या होगा कि 3 महीने में आपकी जो रीडिंग की हैबिट है वो बहुत अच्छी हो जाएगी, और उसके बाद आप कॉम्प्रिहेंशन जब भी सॉल्व करोगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। फिर आपको सिर्फ प्रैक्टिस करनी है। तो उसी 3 महीने में आपने रेगुलर प्रैक्टिस करी वोकैबुलरी की, जो भी आपने नए वर्ड सीखे, उनके एमसीक्यूज लगाए, वन लाइनर वोकैबुलरी सीखी, और उनको और क्या करना है भैया, थ्रू रीडिंग एंड क्विजेज। देखो, रीडिंग करने से भी वोकैबुलरी होती है, अलग से भी वोकैबुलरी की बुक्स आती हैं, वहां से भी कर सकते हैं, और क्विजेज से भी आप अपनी वोकैबुलरी को बिल्डअप कर सकते हो। दूसरा काम करना है अंडरस्टैंडिंग सिनोनिम्स, एंटोनिम्स एंड वर्ड यूजेस। जो मैं आपको बता रहा हूं कि आपने किसी किताब से वर्ड्स पढ़े, उनको समझना, उनके मीनिंग को समझना, प्लस उनके यूजेस को समझना कि किन दो वर्ड्स के बीच में डिफरेंस क्या होता है, कौन सा वर्ड का मीनिंग क्या होता है और कौन सा वर्ड कहाँ यूज होता है, इसके बीच में डिफरेंस क्या होता है, इनके प्रॉपर यूजेस क्या होते हैं, ये सब चीजें हमें पहले से पता होनी चाहिए। ठीक है ना। हाँ जी, जैसे मान लो वर्ड्स तो आपने याद कर लिए, एक्सेप्ट और एक्सपेक्ट। एक्सेप्ट और एक्सपेक्ट में फर्क क्या होता है ये नहीं पता आपको, तो इन सब चीजों, ये दो ऑप्शन आपको जब पैसेज में मिलेंगे तो फिर आप घबरा जाओगे, आपको लगेगा यार इसमें से क्या लगाएं, तो दोनों ही वर्ड का मीनिंग तो पता है बट लगाएं क्या। तो दोनों के बीच का डिफरेंस जब तक आपको नहीं पता होगा, उनके यूजेस नहीं पता होंगे, उनके सिनोनिम्स और एंटोनिम्स नहीं पता होंगे, तब तक आपकी वोकैबुलरी के क्वेश्चंस भी गलत हो जाएंगे। ठीक है, तो ये कुछ बातें मैंने यहाँ पे बताई हैं वोकैबुलरी से रिलेटेड। वोकैबुलरी ज्यादा से ज्यादा याद करनी है रीडिंग के थ्रू, क्विजेस के थ्रू, या जो भी आपके एमसीक्यूज होते हैं उनके थ्रू, और सिनोनिम्स, एंटोनिम्स और उनके यूजेस आपको ध्यान रखने हैं। ठीक है, अब आ जाते हैं बाकी की चीजें कि सर मान लो मैं रीडिंग करना चाहता हूं, लेकिन रीडिंग कैसी करनी चाहिए, मतलब कैसे करनी चाहिए, किन बातों का ध्यान रखना चाहिए रीडिंग करते टाइम। आपने बोल दिया रीडिंग करो, लेकिन रीडिंग के लिए भी कुछ टिप्स बता दो, वो मैं आपको बता देता हूं। देखो, सबसे पहली चीज यहां पे लिखा है एक्टिव रीडिंग टेक्निक्स आपके अंदर होनी चाहिए। ठीक है जी, टिप्स फॉर रीडिंग, रीडिंग के लिए कुछ मैं टिप्स बता रहा हूं कि कैसी टेक्निक्स होनी चाहिए, एक्टिव रीडिंग टेक्निक्स। सर ये क्या होता है, समझिए जरा। देखो, एक्टिव रीडिंग टेक्निक्स होती हैं इंगेज विद द टेक्स्ट बाय आस्किंग क्वेश्चंस व्हाइल रीडिंग। जब आप पढ़ रहे होते हैं, जब आप रीड कर रहे होते हैं, तो जो कॉन्टेक्स्ट आपने पढ़ा है उस कॉन्टेक्स्ट को पढ़ो और उसमें से सवाल करो। कुछ सवाल अपनी तरफ से करो, कुछ पैसेज के थ्रू, टेक्स्ट के थ्रू करो कि ये टेक्स्ट क्या कहना चाहता है, और अगर वो खुद से कुछ नहीं बता रहा है तो उससे सवाल करो कि इसका मतलब क्या है, क्या कहना चाह रहा है, उसके मीनिंग को समझने की कोशिश करो। और ज्यादातर स्टूडेंट्स ये कर लेते हैं, उनको समझ में तो आ जाता है कि लिखा क्या है, बट जब क्वेश्चन करने की बारी आती है तब उनकी बत्ती गुल हो जाती है। क्यों होती है, उसके रीजन सभी आगे आने वाले हैं। ठीक है, इंगेज हो जाओ, उसमें घुस जाओ, समझने की कोशिश करो ये क्या कह रहा है, उसको फील करो, उसको पूरे कॉन्टेक्स्ट को एक साथ फील करने की कोशिश करोगे तो जल्दी मीनिंग समझ में आएगा। जब आप एक एक करके चीजों को समझना स्टार्ट कर देते हो, उसके मीनिंग्स को, उसके पूरे सेंस को, तो भाई साहब चीजें बहुत जल्दी स्पीड में आगे बढ़ती हैं। अगर आपको रीडिंग करना आ गया और उसको समझना आ गया, यही कॉम्प्रिहेंशन होता है। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, रीड करो कॉम्प्रिहेंड करो, रीड करो समझो और आंसर करो, दैट इज द कॉम्प्रिहेंशन, और कुछ नहीं है इसमें। ठीक है, चलिए, engage with the context or text by asking questions while reading, and second point is annotate or highlight key points as you read। आपने कोई लाइन पढ़ी यहां से यहां तक, उसमें से कुछ चीजें ऐसी होंगी, मान लो 50% और 60% जो आपको आती हैं, लेकिन 50 to 60% या 40% कोई चीज ऐसी है जो आपको नहीं आती है, या आपको बाद के लिए उसको रखना है कि यार इससे थोड़ा समझ में आए, कम समझ में आए, उसको आप या तो अंडरलाइन करो, या उसके ऊपर उसका मीनिंग लिख दो, या उसको हाईलाइट कर लो। एनोटेट का मतलब होता है उसके मीनिंग्स लिखो उसके। जैसे मान लो एक कॉन्टेक्स्ट में आपको 2 वर्ड्स मिल गए जिनका मीनिंग आपको नहीं पता है, तो आप गूगल करो, डिक्शनरी में जाके चेक करो, उन वर्ड्स का मीनिंग लिख दो उसके ऊपर, अंडरलाइन कर लो कि ये वर्ड है, इसका मीनिंग ये है, जिससे कि मुझे पूरे कॉन्टेक्स्ट का मीनिंग समझ में आ जाए, या फिर उसको हाईलाइट कर लो। समझ में आ जाए तो भी थोड़ा सा टफ है, तो नहीं आ रहा तो उसका मीनिंग लिखो, समझो, फिर उसके ऊपर अंडरलाइन कर लो और उसका मीनिंग लिख दो। तो ये बहुत जरूरी है। ऐसा नहीं कि किताब लेके पढ़ने बैठ गए, ऐसे 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 करा चलो बात खत्म। पढ़ो उसमें यार, गहनता के साथ पढ़ो, उसमें दिमाग लगाओ थोड़ा सा।
ठीक है, ये रीडिंग की टिप्स हैं जब आप रीड करते हो 3 महीने। एग्जाम टाइम के लिए नहीं बता रहा कि कल एग्जाम है आज मैं रीडिंग कर रहा हूं बड़ा इस पर, एग्जाम टाइम के लिए चीजें नहीं है। एग्जाम टाइम के लिए मैं आपको कॉम्प्रिहेंशन की टिप्स बताऊंगा आगे, ये तो रीडिंग की टिप्स है। जो बच्चा आज से 5 महीने बाद एग्जाम देगा उसके लिए भी ये वीडियो हेल्पफुल है, और जो कल एग्जाम देने वाला है 2 दिन बाद एग्जाम देने वाला है उसके लिए भी है, क्योंकि उसके काम की चीज अभी आगे आने वाली। ये चीजें उनके लिए जो रीडिंग करते हैं, रीडिंग की टिप्स है। हर एक छोटी चीज यहां पे जो है आपकी क्लियर होगी, हर छोटी चीज। ठीक है, ग्रामर के अगर रूल्स पढ़ने ओपन स्टडी एप्लीकेशन पे, ओपन स्टडी यूट्यूब पे मैंने फ्री कोर्स भी करा रखे हैं, 12 घंटे की मैराथन क्लास दे रखी है, वहां से जाके पढ़ लो। फाउंडेशन में मैंने सारे के सारे ग्रामर रूल्स पढ़ा रखे हैं। रूल्स पढ़ने के बाद ही हम कॉम्प्रिहेंशन सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो एनोटेट करना है, हाईलाइट करना है की पॉइंट्स को, जो जरूरी चीजें होती हैं। ठीक है, वोकैबुलरी को भी आप हाईलाइट कर सकते हो। ठीक है, और अपने टेक्स्ट के साथ एंगेज रहना है, क्वेश्चंस पूछ के। ठीक है, नहीं अब आ जाते हैं बेहतरीन सी चीज यहां पे लिखी हुई है, एक बेहतरीन सी चीज यहां पे रीडिंग की ही टिप्स हैं भाई। ये स्किमिंग एंड स्कैनिंग, ये क्या होता है? जब भी आप रीड कर रहे हैं, ये टिप्स फॉर रीडिंग, ये रीडिंग की ही टिप्स हैं। जब आप रीड कर रहे होते हैं तो हम लोग क्या पढ़ते हैं, जैसे हमने 4 वर्ड्स पढ़ लिए, मैंने यहां से पढ़ना स्टार्ट करा, यहां रुक गया, अभी तक मैंने पैराग्राफ ही खत्म नहीं करा। पहली गलती, आपको कोई भी कॉन्टेक्स्ट पढ़ना है तो पैराग्राफ पूरा पढ़ो, पूरा पैराग्राफ नहीं, फुल स्टॉप तक पढ़ो। एक एक पैराग्राफ जो होता है ना वो एक फुल स्टॉप तक होता है, वहां तक पढ़ो। बीच में 2 वर्ड्स पढ़ के आप उन्हीं को समझने की कोशिश करोगे तो उलझ जाओगे, समझ में नहीं आएगा कि तुम्हें उसका मीनिंग क्या है। तो स्किमिंग का मतलब होता है आप पूरे पैसेज को ओवरऑल समझने की कोशिश करो। हवा में, स्किमिंग का मतलब होता है हवा में, यानी कि आप ऐसे ऐसे पढ़ रहे हो, आपने 4-5 लाइन पढ़ी, अब पूरे 4-5 लाइन का एक साथ मीनिंग समझने की कोशिश करो, ये कहना क्या चाह रहा है। तो आपके अंदर एक स्टोरी जैसी बन जाएगी, क्योंकि हिंदी को ही तो उसमें इंग्लिश में ट्रांसलेट किया गया है। अगर आपको हिंदी समझ में आती है तो इंग्लिश आसानी से समझ में आ जाएगी। तो उस इंग्लिश को आप हिंदी में स्किमिंग करने की कोशिश करो, स्किम करने की कोशिश करो। स्किम का मतलब होता है एक पूरे पैसेज को, पूरे कॉन्टेक्स्ट को एक साथ समझ के यहां दिमाग में सेट कर लेना। अच्छा, इसका ये मीनिंग हो सकता है। आपने कुछ वर्ड्स देके, कुछ यूजेस देके ग्रामर के, कुछ वोकैबुलरी के मीनिंग्स आपको पता है, आपने आइडिया लगा लिया, अच्छा इसका मतलब ये हो गया। एक दो छोटी छोटी चीजें अगर भूल भी गए हो ना ग्रामर के रूल्स या, तो भी चल जाएगा। बट स्किमिंग करने का मतलब यही होता है। और स्कैन करने का मतलब है कि हर कॉन्टेक्स्ट को स्कैन करो, मतलब उस पर नजर रखो बढ़िया तरीके से कि कौन से वर्ड का मीनिंग क्या होता है, कौन से वर्ड से पहले कौन सी लाइन में कौन सा ग्रामर का रूल अप्लाई हुआ है। इस तरह की चीजों को स्कैनिंग बोलते हैं। और स्किमिंग, सारी चीजों को एक साथ समझने की कोशिश को हम स्किमिंग कहते हैं। तो स्किम फॉर द मेन आइडिया एंड जनरल स्ट्रक्चर, जब आप पढ़ रहे होते हैं, कोई पैसेज आप पढ़ रहे हो तो उस पैसेज को पढ़ने के बाद आप उसको स्किम करते हो। जैसे आपने पैसेज पढ़ा, उसकी 5 लाइन पढ़नी, तो अब उसको स्किम करो। स्किम करने का मतलब है कि ऊपर ऊपर से उसका आइडिया लगाओ। अब क्या चीज ये पूछ रहा है, किस चीज को स्किम करना है? पूरा पैसेज पढ़ने के बाद स्किम फॉर द मेन आइडिया, कि इस पूरे पैसेज को आपने पढ़ तो लिया, उसके बाद स्किमिंग करो कि इसका मेन आइडिया क्या है, या फिर जनरल स्ट्रक्चर क्या है, यानी कि ये पूरा का पूरा जो पैसेज है वो किस चीज के ऊपर बना हुआ है, इसके अंदर पूरे पैसेज के अंदर किस चीज के ऊपर बातें कही गई हैं। ठीक है, ठीक है जी। हाँ, कि पूरे पैसेज के अंदर कौन सा स्ट्रक्चर है, इसका जनरल स्ट्रक्चर क्या है या मेन आइडिया क्या है, क्योंकि मेन आइडिया से आपका सवाल पूछा जाता है। मेन आइडिया से क्या है जी, आपका सवाल पूछा जाता है। ठीक है जी, समझ में आ गई बातें, बहुत बढ़िया। और दूसरा होता है स्कैन फॉर स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू क्वेश्चन। आपके पैसेज से जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, उस क्वेश्चन से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन हो सकती है, हम उसको क्या करेंगे भाई, इसको स्कैन करेंगे। और ये हमें कैसे पता चलेगा? जब हम पैसेज पढ़ने से पहले एक बार क्वेश्चंस की तरफ नजर डाल लेते हैं। ये बहुत जरूरी होता है। जैसे आप पैसेज पढ़ रहे हो, लेकिन उससे पहले आप एक नजर मुश्किल से 20 सेकंड तक आप सारे के सारे क्वेश्चंस पे नजर डाल लो, वो किस किस तरह के क्वेश्चंस पूछ रहा है। अगर कोई ऐसी चीज है, कोई इंफॉर्मेटिव चीज है जो आपके क्वेश्चन में पूछी गई है, तो उस चीज को दिमाग में रखो। और पैसेज पढ़ते समय आपका ध्यान वही होना चाहिए कि ये चीज कहीं इसमें डिस्कस होगी तो मैं पकड़ लूंगा। तो आप क्या करोगे, पढ़ते टाइम किसी एक ऐसी चीज को स्कैन करोगे जो क्वेश्चन के अंदर एक स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन मांग रहा होगा, तो उस इंफॉर्मेशन को भी आपको स्कैन करना है। और पूरे पैसेज के मेन आइडिया और मेन जो जनरल स्ट्रक्चर है उसको क्या करना है, स्किम करना है। तो ये बहुत जरूरी है। यही चीजें होती हैं जो हमारे कॉम्प्रिहेंशन में हमें परेशान करती हैं, तंग करती हैं। अब आ जाते हैं कि सर मान लीजिए जब मैं पढ़ाई करता हूं, जब मैं रीडिंग करता हूं, जब मैं पढ़ता हूं,
तो उस समय पढ़ते टाइम पे मान लो मैं पढ़ तो लेता हूं और समझ भी लेता हूं, मैंने सर एक पैसेज को पढ़ लिया और समझ भी लिया, लेकिन क्वेश्चन के आंसर नहीं कर पाता। उसका एक सबसे बड़ा रीजन होता है कि आपने जब उसको पढ़ा पैसेज को, तो वहां पे आपका कंसंट्रेशन नहीं था, आपका उस पैसेज को पढ़ते समय ध्यान नहीं था। और अगर आपका ध्यान नहीं था तो आपके क्वेश्चंस डेफिनेटली गलत होंगे, एक दो तो गलत होंगे ही होंगे। तो पैसेज को पढ़ते समझते समय आपको फोकस्ड रहना है, कंसंट्रेटेड रहना है, ठीक है जी। तो वो कैसे करोगे? बिल्डिंग कंसंट्रेशन, रीडिंग करते टाइम अपने कंसंट्रेशन को कैसे बिल्डअप कर सकते हैं वो समझ लेते हैं। सबसे पहले प्रैक्टिस रीडिंग फॉर लॉन्गर ड्यूरेशन, ज्यादा टाइम तक पढ़ा करो जिससे आपको चीजों का आइडिया हो और उनकी हैबिट हो और अंडरस्टैंडिंग एबिलिटी आपकी इंप्रूव हो धीरे धीरे। अंडरस्टैंडिंग एबिलिटी हमारी रीडिंग से ही डेवलप होती है, जितना ज्यादा आप रीड करोगे लॉन्गर ड्यूरेशन तक उतना ही आपकी अंडरस्टैंडिंग एबिलिटी इंप्रूव होगी, ठीक है। तो प्रैक्टिस रीडिंग फॉर लॉन्गर ड्यूरेशन टू इंप्रूव फोकस, जितना ज्यादा आप रीड करोगे फोकस भी आपका उतना ज्यादा बढ़ेगा, इंटरेस्ट आएगा, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, फोकस भी बढ़ेगा, ठीक है। और दूसरी चीज है, ऐसे टाइम पर जब भी हम रीड करते हैं उस समय पर हमें डिस्ट्रैक्शंस को अवॉइड करना है, जब भी हम रीडिंग को प्रैक्टिस कर रहे हैं या रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को प्रैक्टिस कर रहे हैं। व्हेन यू आर प्रैक्टिसिंग, ठीक है, जब आप प्रैक्टिस करते हो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को, उस टाइम पे डिस्ट्रैक्शंस, सर डिस्ट्रैक्शंस क्या हो सकते हैं? शांत माहौल होना चाहिए, कोशिश करो कि मैं लाइब्रेरी में हूं, कोशिश करो 110% कि आपका मोबाइल आपके पास ना हो, या तो लैपटॉप हो या फिर आपके पास हार्ड कॉपी हो, ठीक है। फोन होगा डिस्ट्रैक्शन आएगा ही आएगा। कोशिश करो कि आपके आसपास कोई ना हो, या तो रूम में बैठ के पढ़ाई कर रहे हो या फिर लाइब्रेरी में हो, तो ऑब्वियसली वहां पर 95% केसेस में आपसे कोई बात नहीं करेगा। तो इस तरह के डिस्ट्रैक्शंस और मतलब डिस्ट्रैक्शंस जो भी आपके अकॉर्डिंग हो सकते हैं आपकी लाइफ में, आप पढ़ते टाइम जो भी होते हैं उनको आपको अवॉइड करना है, ठीक है ना। तो ये दो काम करने हैं, ज्यादा देर तक पढ़ोगे फोकस बढ़ेगा, और चीजों जो आपको डिस्ट्रैक्ट करती हैं उन सब चीजों को अवॉइड करना है जिससे आपका फोकस बढ़ जाएगा, ठीक है। फोन आपके पास होगा नहीं, सबसे बड़ा फोन ही डिस्ट्रैक्शन होता है आज के टाइम पे। अब आ जाते हैं कि सर जो हमने बेसिक काम थे वो तो कर लिए, रीडिंग कर ली, ग्रामर की चीजें पढ़ ली, समझ ली, वोकैबुलरी को समझ लिया, क्या क्या होना चाहिए सब कुछ समझ लिया। अब ये जो बेसिक चीज हैं, जो फंडामेंटल्स हैं, वो हमारे क्लियर हो चुके हैं। अब आते हैं मेन चीज पर कि हाउ टू सॉल्व अ रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। आपको एक रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन सॉल्व करने को दिया जाए तो वहां पर आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है, तो समझ लेते हैं कि स्ट्रेटेजीज फॉर सॉल्विंग आरसीज, आरसीज मतलब रीडिंग कॉम्प्रिहेंशंस, ठीक है। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को सॉल्व करने की क्या स्ट्रेटेजीज हो सकती है? तो देखो, दो चीजें बताऊंगा। पहली कि अंडरस्टैंडिंग द पैसेज, आपको पैसेज को समझना है और कैसे समझना है ये भी बता दूंगा। और दूसरा होता है ब्रेक डाउन दी क्वेश्चंस, यानी कि जब भी आप पैसेज पढ़ते हो तो उस पैसेज को पढ़ते पढ़ते आपको क्वेश्चंस क्या पूछे गए हैं उनको दिमाग में रखते हुए पैसेज में रुक जाना है। चलते चलते रुक जाते हैं, उसको ब्रेक डाउन बोलते हैं। ब्रेक डाउन एक फ्रेजल वर्ब होती है, यहाँ से एक चीज सीख सकते हैं, कोई चीज चलते चलते जब बंद हो जाती है, रुक जाती है, उसी को हम लोग कहते हैं ब्रेक डाउन। तो जब पैसेज आप पढ़ रहे हो उसको समझना है, ये भी जरूरी है। समझते समझते पढ़ते पढ़ते आपको क्वेश्चन को देखते ही, जो क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया है, पैसेज से पूछा गया है, वहीं पर रुक जाना है और उस क्वेश्चन का आंसर देने की कोशिश करनी है। लेकिन ये तो हमें पता ही है, इसके लिए करना क्या है, ये करेंगे कैसे, ये मैं आपको यहाँ पे सिखाने वाला हूँ। तो देखो, यहाँ पे कुछ बातें ऐसी होंगी जो मैं बोलूंगा वो सही भी है और गलत भी है। एक एंगल से सही है और एक एंगल से वही चीज उल्टी है। वही चीज को मैं सही बताऊंगा, उसी चीज को मैं गलत भी बताऊंगा, ठीक है। तो ध्यान से सुनो। पहली चीज यहां पे समझ लेते हैं कि अगर आप पैसेज को समझना चाहते हैं, ध्यान से सुनना यहां पे, कि अगर आप पैसेज को समझना चाहते हैं तो समझने के लिए आपको क्या करना है, पैसेज को समझने के लिए क्या करना है? रीड द पैसेज थॉरोली। थॉरोली का मतलब होता है कंप्लीटली, ठीक है जी, कंप्लीटली। यानी कि जो पैसेज है उसको कंप्लीटली पढ़ना है। कब? बिफोर लुकिंग एट द क्वेश्चन। अगर आप क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हो तो पहले क्वेश्चन की तरफ मत झांको, सीधे पैसेज को अच्छे से पढ़ो, तब जाना क्वेश्चन की तरफ। लेकिन इसी चीज का मैं विरोध भी कर रहा हूं, कि भैया कभी भी अगर आपको पैसेज पढ़ना है तो सबसे पहले आप क्वेश्चंस देखो, ठीक है। इसी चीज का मैं यहां पे उल्टा देख लो, एंटोनियम, इसका एंटोनियम देख लो भैया, क्या है कि सबसे पहले
सबसे पहले क्वेश्चंस पढ़ने हैं, सबसे पहले आपको क्वेश्चंस पढ़ने हैं, बाद में आपको पैसेज पढ़ना है। लेकिन सर ये क्या बात हुई? अब दोनों बात एक साथ कैसे कह सकते हैं? दोनों में कंडीशन है भाई, कंडीशन, शर्त है। शर्त क्या है सर? शर्त ये रही भैया, अगर आप चाहते हैं कि सर मुझे एक्यूरेसी चाहिए, मतलब मेरे क्वेश्चन सारे सही होने चाहिए, मुझे स्पीड से कोई मतलब नहीं है, मेरे पास बहुत सारा टाइम है, अनलिमिटेड टाइम है या मोर देन सफिशिएंट टाइम है जितने में मैं आराम से क्वेश्चन सॉल्व कर लूंगा, बस मुझे एक्यूरेसी चाहिए। एक्यूरेसी का मतलब है कि आपके 100% क्वेश्चन सही होने चाहिए, स्पीड चाहे धीमी हो, टाइम भले ही ज्यादा लग जाए। तो आपको क्या करना है? सबसे पहले पैसेज को पढ़ना है पूरी तरह से, क्वेश्चन की तरफ बिल्कुल नहीं देखना है और तसल्ली से पैसेज को पढ़ना है, क्वेश्चंस की तरफ नहीं देखना है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि सर स्पीड मेरी ज्यादा होनी चाहिए क्योंकि मुझे टाइम मिलता है कम, जो कि असल बात है, सत्य बात है, ये आपकी एक्यूरेसी अगर अच्छी है, अगर आपकी एक्यूरेसी अच्छी, स्पीड कम है, तो भी आप फेल हो जाओगे, और अगर आपकी स्पीड ज्यादा है लेकिन एक्यूरेसी नहीं है तो भी आप फेल हो जाओगे। तो ये याद रखना, ये जो तरीका है ना कि स्पीड चाहिए आपको या एक्यूरेसी चाहिए। अगर आपको स्पीड चाहिए तो आप ये काम करो, सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ लो, पैसेज को बाद में पढ़ना। लेकिन अगर आप चाहते हैं मुझे एक्यूरेसी चाहिए तो आपको क्या करना है कि पहले पैसेज को पढ़ लो अच्छे से, क्वेश्चन बाद में पढ़ने। और अगर आप दोनों कर लेते हो, स्पीड प्लस एक्यूरेसी, जो कि सबसे ज्यादा जरूरी है, तो स्पीड प्लस एक्यूरेसी, स्पीड प्लस एक्यूरेसी, ये दोनों चीजें चाहिए, तब जाके आपका सिलेक्शन होगा, तब जाके आपकी सारी चीजें, मतलब क्वेश्चन भी सारे सही होने चाहिए और टाइम भी कम लगना चाहिए, मतलब स्पीड ज्यादा होनी चाहिए। तो आपको क्या करना है, इसी बात को मैं सही कैसे साबित करता हूं, देखो आपको क्या करना है, सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ लें लेकिन कम टाइम में सारे के सारे क्वेश्चन पढ़ने हैं, यानी कि नजर डालनी है बस, मैक्सिमम 30 सेकेंड्स, इससे ज्यादा टाइम आपको नहीं देना है। मतलब एक क्वेश्चन को 30 सेकंड, सॉरी 30 सेकंड नहीं, 30 सेकंड तो ज्यादा हो गया, कम हो गया, मतलब ज्यादा कम हो जाएगा, 60 सेकंड मान लो, 60 सेकंड में आप सारे के सारे, 1 मिनट में सारे के सारे क्वेश्चंस पे नजर डाल लो, ठीक है। मैक्सिमम मैक्स टू मैक्स है 1 मिनट, इससे ज्यादा टाइम आपको नहीं देना है। और अगर अब जाके आपके दिमाग में जैसे ही आपने पैसेज क्वेश्चंस को पढ़ लिया और क्वेश्चंस में आपने ये देख लिया कि असल में कौन से क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, आपको एक आइडिया हो जाएगा कि इसमें मेन आइडिया भी पूछ रहा है, सेंट्रल आइडिया भी पूछ रहा है, इन्फरेंस भी पूछ रहा है, टोन भी पूछ रहा है, वोकैबुलरी भी पूछ रहा है, कौन सी वोकैबुलरी पूछ रहा है ये आपको पता चल जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपको ये पता चल जाएगा कि पैसेज से जो क्वेश्चन पूछते हैं ना, डायरेक्ट क्वेश्चन, वो भी आपको पता चल जाएगा, तो आपका फोकस उस पर भी रहेगा। और वहां पर आप क्या करोगे, ब्रेक डाउन कर जाओगे क्वेश्चन के साथ कि आपने ये वाले क्वेश्चन में ये वाली चीज पूछ रहा है, आप पैसेज पढ़ते पढ़ते वहीं पर रुक जाओगे, तुरंत क्वेश्चन का आंसर कर लोगे। तो स्पीड प्लस एक्यूरेसी दोनों अगर आपको चाहिए तो पहले क्वेश्चंस को जल्दी जल्दी पढ़ लो और सीधे आ जाओ क्वेश्चन उस पे, पैसेज पे, और फिर उस पैसेज को बढ़िया तरीके से पढ़ो, ठीक है। तो ये सही भी हो सकती है ये वाली बात, और ये गलत भी हो सकती है, ठीक है। तो इसको देख लेना आप किस तरह से समझना चाहते हो। दूसरी चीज आ जाती है भैया, आइडेंटिफाई द सेंट्रल आइडिया, यानी कि आपको सेंट्रल आइडिया को आइडेंटिफाई करना है पैसेज को पढ़ते टाइम। जब आप पैसेज को समझोगे ना, तो पैसेज को समझते हुए आपको करना क्या है कि एक सेंट्रल आइडिया होता है पूरे पैसेज में, या उसकी थीम होती है, समझ लेते हैं। मान लो एक पैराग्राफ लिखा हुआ है, तो उस पैराग्राफ में आपको ये पता चल जाएगा कि इस पैराग्राफ में असल में ये पूछ क्या रहा है, ये पूरा का पूरा पैराग्राफ किस बेस पे है, किस चीज के ऊपर बनाया गया है, किस चीज के ऊपर लिखा गया है, इसका मेन आइडिया क्या है, इसका सेंट्रल आइडिया क्या है, इसका जनरल स्ट्रक्चर क्या है, इसकी थीम क्या है। और फिर इसके अंदर टोन भी आती है कि ऑथर ने इस पैसेज के अंदर अपनी किस तरह की टोन का इस्तेमाल किया गया है इस चीज को लेके। जैसे सेंट्रल आइडिया पता चल गया कि टेक्नोलॉजी के ऊपर ये पैसेज लिखा हुआ है, या फिर करप्शन के लिए लिखा गया है, या इलेक्शन के लिए लिखा गया है ना, या आपकी फॉरेन स्ट्रेटेजी, या कोई भी कुछ भी हो सकती है, ठीक है, किसी भी चीज पे। अब उस पे क्या है कि अपनी टोन भी बताता है, ऑथर की टोन क्या है ना। टोन में आगे बता दूंगा कितनी तरह की टोन्स होती है, वो सब, तो वो भी आपको आइडेंटिफाई करनी है। ये दो चीजें आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब आ जाते हैं कि भैया ब्रेक डाउन दी क्वेश्चंस, यानी कि क्या करना है भैया, आपको सबसे पहले एनालाइज करना है टाइप ऑफ क्वेश्चन को,
जैसे कि वो क्वेश्चन कैसा है भैया, फैक्ट बेस्ड है या इन्फरेंस बेस्ड है या वोकैबुलरी बेस्ड है। ठीक है, ये चीजें कैसे पता चलेंगी, एनालाइज द टाइप ऑफ क्वेश्चन, फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन, जैसे कि वो फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है या इन्फरेंस बेस्ड है, वोकैबुलरी जो मैं अभी बता चुका हूं। और दूसरा काम जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि जब भी आप क्वेश्चन का आंसर कर रहे होते हैं तो अगर आपको क्वेश्चन का डायरेक्टली आंसर नहीं पता है तो भाई जो जो क्वेश्चन का आंसर नहीं हो सकता उसको एलिमिनेट करने की कोशिश किया करो कि ये इस क्वेश्चन का आंसर नहीं हो सकता, ये तो हमने पूरे पैसेज में नहीं समझा या पढ़ा, तो उसको एलिमिनेट कर दो। एलिमिनेट इनकरेक्ट आंसर, जो लग रहा है आपको, मान लो 4 में से एक क्वेश्चन भी अगर आपको लगता है कि ये आंसर नहीं हो सकता तो उसको हटाओ सबसे पहले। 2 लग रहे हैं, दोनों को हटा दो, क्योंकि कंफ्यूजन 4 गुनी से ज्यादा 2 गुनी हो जाए वो ज्यादा बढ़िया। कंफ्यूजन तो रहनी है, जब आपको क्वेश्चन का आंसर नहीं पता है तो कंफ्यूजन जितनी कम हो उतना ज्यादा बढ़िया। तो सबसे पहले एलिमिनेट कर दो कि ये तो क्वेश्चन का आंसर हो ही नहीं सकता, इसको तो हटा ही दो। लेकिन कई बार ऐसा भी होता है कि हमें लगता है कि ये क्वेश्चन का आंसर होगा ही नहीं, जबकि वही हो जाता है। वहां आपकी अंडरस्टैंडिंग कम पड़ जाती है, वहां आपकी समझदारी, आपकी पढ़ाई कम पड़ जाती है। मतलब आप ऐसे ही मुंह उठा के चले गए हो, ज्यादा से ज्यादा टाइम देना पड़ता है पढ़ाई को। जैसे कि बहुत से लोग तो इस पैसेज को, इस पूरे वीडियो को नहीं देखेंगे, आधा अधूरा देखें, अरे ज्ञान दे रहा है चलो निकलो। तो ऐसे लोगों के लिए कुछ नहीं हो सकता, कर ही नहीं सकते कुछ। तो ये चीजें आ गई कि भैया अगर आपको स्ट्रेटेजी फॉलो करनी है कॉम्प्रिहेंशन के लिए तो क्या करना है, सबसे पहले पैसेज को समझो और आप पूरे पैसेज को पढ़ने से पहले थोड़े टाइम के लिए क्वेश्चंस को पढ़ो और अपना सेंट्रल आइडिया और थीम को आइडेंटिफाई करो पैसेज की को, कि इसमें कहना क्या चाह रहा है। क्वेश्चंस को ब्रेक डाउन कैसे करना है कि पहले समझो कि ये कितने कौन से टाइप का क्वेश्चन है, फैक्ट बेस्ड है, इन्फरेंस बेस्ड है या वोकैबुलरी बेस्ड है। जिस बेस का क्वेश्चन है ये कब कर पाओगे, जब आप पहले क्वेश्चन पे नजर मार लोगे, पता चल जाएगा, उसी हिसाब से आप पैसेज में देख के उसका आंसर कर दोगे और इनकरेक्ट क्वेश्चन को सबसे पहले आप एलिमिनेट करो। अब आ जाते हैं कि टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस आस्क्ड, किस तरह के जो है क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, किस तरह के क्वेश्चंस पूछे गए, तो देखो कैसे एनालाइज करते हैं कि किस तरह का क्वेश्चन है। देखो, एक तो फैक्चुअल क्वेश्चन हो सकता है, एक इन्फरेंस बेस्ड क्वेश्चन हो सकता है, एक वोकैबुलरी बेस्ड हो सकता है। 3 क्वेश्चन तो ये हो गए, अभी आगे और भी हो सकते हैं। देखो, फैक्चुअल क्वेश्चन ये होता है जो फैक्ट आपके पैसेज में ऑलरेडी दे रखा होगा, डायरेक्ट क्वेश्चन मिल जाएगा आपको, डायरेक्ट क्वेश्चन वेयर द आंसर इज एक्सप्लिसिटली, यानी कि स्पष्ट रूप से एक ऐसा भी आपको क्वेश्चन मिलेगा, एक ऐसा क्वेश्चन मिलेगा जिसका आंसर आपको पैसेज के अंदर साफ साफ दिख जाएगा। एक तो फैक्चुअल क्वेश्चन होता है, जो चीज सीधे सीधे पैसेज में बताई गई और उसने डायरेक्ट क्वेश्चन में पूछ ली, वो आपको दिख जाएगी, आपको उसको फैक्चुअल क्वेश्चन कहते हैं। इन्फरेंस क्वेश्चंस होता है, इन्फरेंस का मतलब होता है निष्कर्ष कह सकते हो या फिर अनुमान कह सकते हो। निष्कर्ष छोड़ो, ये होता है अनुमान लगाना, अंदाजा लगाना। ये थोड़ा सा टफ हो जाता है, ये टफ क्वेश्चन होता है, क्योंकि यहां पे क्या है कि जो पैसेज का ऑथर होगा, पैसेज के अंदर अपनी ऐसी कुछ बातें कहेगा इनडायरेक्टली, जो आपको डायरेक्टली नहीं बोलेगा, वो कुछ का कुछ बोलेगा और आपको कुछ समझना है। यानी कि वो बोलेगा अपनी भाषा में ऊंट के मुंह में जीरा, तो आप ऊंट के मुंह में जीरा नहीं समझोगे, आप समझोगे कि कम ज्यादा चीजों में कम रिक्वायरमेंट, मुझे चाहिए 1000 करोड़ और इसने दिए हैं मुझे 10 रुपए, ये होता है ऊंट के मुंह में जीरा। तो ऐसे समझना है, यानी कि वो आपको ऐसी कॉम्प्लिकेटेड बातें कहेगा जिसको आपको अपने आसान भाषा में समझना है और उसी तरह से समझ के उसका अंदाजा लगाना है और उसी तरह के आपको ऑप्शन मिलेंगे क्वेश्चन के अंदर। तो उसको कहते हैं इन्फरेंस बेस्ड क्वेश्चन। इसमें क्या करना है, अगर इस तरह का क्वेश्चन आ गया तो क्या करना है भैया, ये क्वेश्चन इसको जरूरत होती है किस चीज की, रिक्वायर्स डिराइविंग कंक्लूजन्स, यानी कि जब पैसेज का जो कंक्लूजन होता है, डिराइविंग का मतलब होता है प्राप्त करना और कंक्लूजन का मतलब होता है निष्कर्ष, यानी कि पूरे पैसेज का क्या निष्कर्ष निकल रहा है उसको पहले प्राप्त करो, उसको निकालो। फ्रॉम इंफॉर्मेशन गिवन इन दी पैसेज, जो भी पैसेज के अंदर इंफॉर्मेशन दे रखी है उस इंफॉर्मेशन से क्या कंक्लूजन निकल रहा है उसको निकालो। ठीक है, उसको इकट्ठा करो और उसके बेस पे आप क्वेश्चन का आंसर करो, अंदाजा लगाओ ये कहना क्या चाह रहा है, अंदाजा लगा के उसका सवाल का जवाब करना। ये तो सीधे सीधे मिल जाएगा, लेकिन ये थोड़ा सा टफ पड़ जाएगा आपके लिए। ठीक है, और वोकैबुलरी वाला तो क्वेश्चन भाई सीधे सीधे फंस जाता है। ठीक है, यहां पे क्या है, फोकसेस ऑन द मीनिंग ऑफ वर्ड्स और फ्रेजेस
एज यूज्ड इन द पैसेज। देखो देखो देखो, इसमें एक चीज और याद रखना, जैसे आपका ध्यान रखना, जैसे एक वर्ड होता है साउंड, तो अगर मैं यहां पे साउंड लिखूंगा तो आप समझ जाओगे कि साउंड का मतलब आवाज होता है, लेकिन हो सकता है ऐसे ही फाल, फाल के 4-5 मीनिंग होते हैं, ऐसे ही साउंड के 4-5 मीनिंग होते हैं, ऐसे ही आयरन के बहुत मीनिंग होते हैं, बहुत अलग अलग वर्ड के कई कई सारे मीनिंग होते हैं। तो आपको इस चीज का ध्यान रखना है, कभी भी पैसेज की वोकैबुलरी जो होती है ना, पैसेज की वोकैबुलरी, वो भाई ऐसी वोकैबुलरी होती है जिसके मल्टीपल मीनिंग्स हो सकते हैं, और उसमें से वो मीनिंग जो सबसे ज्यादा आपने पढ़ा होगा वो मीनिंग कभी भी आपके पैसेज में यूज नहीं होगा। जैसे साउंड का मतलब आवाज होता है, लेकिन साउंड का मतलब हेल्दी भी होता है, याद रखना, साउंड का मतलब हेल्दी भी होता है। तो आपको ध्यानपूर्वक पैसेज को पढ़ना है और उसी पैसेज के हिसाब से आपको उस वोकैबुलरी वाले वर्ड का मीनिंग बताना है, चाहे वो सिनोनिम पूछे या एंटोनिम पूछे। आपको आंख बंद करके नहीं आंसर करना है, आपको उस वर्ड्स को पढ़ना है, उस वर्ड को, और देखना है कि पैसेज के अकॉर्डिंग इस वोकैबुलरी वर्ड का क्या मीनिंग हो सकता है। इस चीज का ध्यान रखना, वरना फंस जाओगे, ठीक है। पैसेज के अकॉर्डिंग बताना है, वोकैबुलरी अपनी तरफ से नहीं बताना है। पैसेज में उसने किस सेंस में उस वर्ड को यूज किया गया है, जैसे साउंड के 2 मीनिंग है तो आपको उसी पैसेज में देखो कि किस तरह से ये मीनिंग पूछ रहा है। और भी चीजें हैं, तीसरे नंबर की चीज यहां पे देखोगे, यहां पे लिखा है टोन बेस्ड क्वेश्चन भी आता है, या फिर ऑथर के पर्पस को भी पूछा जा सकता है। या तो वो ये पूछ सकता है कि बताओ इस पूरे पैसेज में ऑथर की टोन क्या है, मतलब किस टोन में इसने बात कही है। कितने प्रकार की टोन होती है मैं भी बता दूंगा, ठीक है। या फिर वो ये भी पूछ सकता है कि यहाँ पे इस पूरे पैसेज में इस ऑथर का पर्पस क्या है, वो भी आपको ध्यान रखना, ठीक है। तो आप क्या करोगे भैया, टोन बेस्ड या ऑथर के पर्पस बेस्ड कोई क्वेश्चन पूछा जा रहा है, क्वेश्चंस रिलेटेड टू ऑथर्स टोन, जो ऑथर की टोन है उससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछ लिएगा, या उसके एटीट्यूड, उसका किस तरह का एटीट्यूड है इस पैसेज के अंदर, या उसके इंटेंशन क्या है, इंटेंट मतलब होता है इरादा, उसका इरादा क्या है इस पूरे पैसेज में इस चीज को कहने का, क्या कहना चाह रहा है, ठीक है, क्या पर्पज है। तो इस तरह का सवाल आपसे पूछ लिया जाता है पैसेज से। एक होता है मेन आइडिया, पूछ सकता है वो आपसे कि इस पूरे पैसेज का मेन आइडिया क्या है, इस पूरे पैसेज का मेन आइडिया क्या है, या पूरा पैसेज की थीम क्या है, किस बेस पे इसको लिखा है, इसकी थीम क्या है। तो आपको उसको क्या करना भाई, उस पूरे पैसेज के मेन पॉइंट को आइडेंटिफाई करना है कि मान लो इस पूरे पैसेज में किस चीज के ऊपर बात कही जा रही है, क्या चीज बोली गई है, इस तरह से, ठीक है ना। तो आइडेंटिफाइंग द मेन पॉइंट और मैसेज ऑफ द पैसेज, इस पैसेज का मैसेज क्या है जी, इस पैसेज का मेन पॉइंट क्या है जी, इस पैसेज का मेन आइडिया क्या है जी, इसकी थीम क्या है, ये सब आपको आइडेंटिफाई करना है। आइडिया बेस्ड या फिर थीम बेस्ड या फिर टाइटल बेस्ड भी आता है कि आपको क्या करना है, इस पैसेज का टाइटल भी बताना है। टाइटल बेस्ड भी क्वेश्चन आते हैं, यानी कि उस पूरे पैसेज की स्टोरी को पढ़ने के बाद उस अगर पूरे पैसेज को अगर आपको एक नाम देना पड़े कि बताओ इस पूरे पैसेज का एक टाइटल अगर हम दें तो क्या होगा, तो वो भी आपसे पूछ लेगा, ठीक है। इस चीज का भी ध्यान रखना है। हाँ, अंडरस्टैंडिंग एबिलिटी का खेल है पूरा का पूरा। टोन या इन्फ्रेंस बेस्ड जो क्वेश्चंस होते हैं उनके एग्जांपल्स यहाँ पे देख लेते हैं। जैसे अगर आप ये चेक करना चाह रहे हैं कि सर मुझे टोन अगर आइडेंटिफाई करनी हो तो कैसे आइडेंटिफाई करते हैं कि इस पूरे पैसेज में ऑथर की टोन क्या है, तो सबसे पहला काम करना है, लुक फॉर एडजेक्टिव्स और डिस्क्रिप्टिव लैंग्वेज दैट रिफ्लेक्ट्स द ऑथर्स एटीट्यूड। आपको क्या करना है, जब भी आप पैसेज को पढ़ोगे ना तो उस पैसेज को पढ़ते पढ़ते आपको कुछ डिस्क्रिप्टिव लैंग्वेज होगी, उसमें जो चीज़ों को डिस्क्राइब किया गया है कि इसने इस बात को कहा गया है तो किस टोन में कहा है, ये क्या कहना चाह रहा है, इसका घमंड दिख रहा है, इसका एटीट्यूड दिख रहा है, तो एटीट्यूड भी है तो किस सेगमेंट में है, किस तरह का एटीट्यूड है, ठीक है। और उसका जो भी एडजेक्टिव्स यूज करे जाते हैं उनसे आप आइडिया लगा सकते हैं कि इसकी टोन क्या है। अभी मैं आपको एग्जांपल दूंगा तो उसमें सारी चीजें क्लियरली यूज होती हुई नजर आएंगी, ठीक है। दूसरी चीज, कॉमन टोन्स, ज्यादातर क्या होता है पैसे, देखो टोन तो बहुत तो होती है, बथेरी होती है, टोन होती है कम से कम 50, तो 50 टोन में से जो कॉमन टोन्स होती हैं, कॉमन टोन्स इंक्लूड, यानी कि जो कॉमनली जो टोन यूज होती हैं ऑथर्स के पैसेज के अंदर वो होती हैं, एक तो सरकास्टिक, यानी कि उन्होंने अपने हिसाब से किसी चीज को लिखा है। मान लो मैं करप्शन पे अगर आज बोलूंगा तो मेरे हिसाब से हो सकता है करप्शन सही हो, मेरे हिसाब से, किसी के हिसाब से हो सकता है करप्शन गलत हो, तो अपनी टोन इस्तेमाल करेगा ना, तो उसको
अगर कोई व्यक्ति उसके विरोध में बोल रहा है तो सरकास्टिक टोन हो सकती है। क्रिटिकल होता है उसकी निंदा करना कि नहीं नहीं ये चीज बेकार है। ऑप्टिमिस्टिक होती है आशावादी, जो चीज अच्छी बता देंगे नहीं ये चीज बढ़िया है, तो उस तरह की टोन भी हो सकती है। न्यूट्रल होती है जिसमें पता ही नहीं चल रहा है कि ये कहना क्या चाह रहा है, ये बीच का है, भैया करेक्शन सही भी हो सकता है गलत भी हो सकता है, इसको न्यूट्रल टोन कहते हैं, बीच का। तो इस तरह की टोन्स हमारी होती हैं कॉमनली जो पैसेजेस में इस्तेमाल होती हैं। अभी इनको एग्जांपल के थ्रू डाल के देखेंगे। अभी मैं आपको ये बता देता हूं कि कितने टाइप की डिफरेंट डिफरेंट टोन्स होते हैं, उनको पहचाना कैसे जाता है। जैसे टोन यहां पे लिखी हुई है फैक्चुअल टोन। अगर कोई फैक्चुअल टोन है तो इसको कैसे पता लगेगा? व्हेन ऑथर टास्क्स अबाउट फैक्ट्स एंड विल नॉट गिव हिज वॉन व्यू और ओपिनियन, फैक्ट बेस्ड, रियलिस्टिक, कंक्लूसिव या डेफिनेटिव, वेरिशियस। यानी कि एक ऐसी टोन जिसमें वो अपने व्यू पॉइंट नहीं रख रहा है, अपने व्यू पॉइंट नहीं रख रहा है, जो सच है, जो सच में होता है, जो रियल है, जो वेरिशियस है, सच्चाई है, उसी को रख रहा है। उसने मान लो कि कोई ऐसा डेटा निकाल के दे दिया जो यूनिवर्सल है, जिसको कोई चेंज नहीं कर सकता, जो फैक्चुअल है, तो उसको हम फैक्चुअल टोन कहेंगे। उसने साफ साफ बोल दिया कि ऐसे टास्क रखेगा जो भी फैक्ट होंगे, वो अपना खुद का ओपिनियन नहीं दे रहा है ना, अपना व्यू और अपना ओपिनियन नहीं दे रहा है, अपना नहीं दे रहा कुछ भी, वो फैक्ट बेस्ड बातें कर रहा है, रियलिस्टिक बातें कर रहा है, कंक्लूसिव बातें कर रहा है, डेफिनेटिव या वेरिशियस, सच्चाई। वेरिशियस का मतलब था सच। अब आ जाते हैं नैरेटिव पे। आ जाते, देखो नैरेटिव टोन कैसी होती है? जब भी द पैसेज हैज अ पैटर्न ऑफ स्टोरी, जब कोई पैसेज ऐसा होता है जो एक स्टोरी के पैटर्न पे है और उसको वो नैरेट कर रहा है, व्याख्या कर रहा है कि एक समय की बात है, एक राजा हुआ करते थे, उसमें एक ऑथर ने कहानी को नैरेट कर दिया, व्याख्या कर दी, तो उसको नैरेटिव टोन कहेंगे। जैसे स्टोरी लाइन कह सकते हो, और कोलोकियल कह सकते हो, किसी की चीज में बताना अपनी, है ना, नैरेट करना, अपनी भाषा में बताना। फिक्शनल कह सकते हो, काल्पनिक, अनरियलिस्टिक। और एनेक्डोटल हो जाता है, किस्से, किसी किस्से पे बेस्ड है, कोई कहानी है। नैरेटेड है, किसी चीज को उसने अपने शब्दों में बयां कर दिया, ठीक है। एक्सप्लेनेटरी भी यही होता है, लगभग यही होता है। आंसरिंग टू द क्वेश्चन, यानी कि जो क्वेश्चंस हैं उनके आंसर्स दे दे के उन्होंने क्या कि एक ने ऐसे पूछा उसका आंसर दे दिया, तो उसको एक्सप्लेनेटरी टोन कहते हैं। इसके बाद आ जाता है सरकास्टिक टोन में क्या होता है? ये होता है किसी को वर्ड्स के थ्रू नुकसान पहुंचाना, किसी के बारे में कुछ गलत बोलना। सरकास्टिक यानी कि टू हर्ट फीलिंग्स, सेइंग विद अ पर्पस टू हर्ट। अगर किसी बात को हम इस पर्पस से बोल रहे हैं ताकि किसी को हमारे शब्दों से हर्ट हो, इसको सरकास्टिक टोन कहते हैं। इट इज एन इनसिंसियर स्पीच, इसको हम इनसिंसियर स्पीच भी कहते हैं। डिस्क्रिप्टिव में क्या होता है? ये इलस्ट्रेटिव होता है। इलस्ट्रेटिव मतलब व्याख्या किया जाना, किसी चीज को आप वर्णित कर रहे हो, उसकी व्याख्या कर रहे हो, उसको इलस्ट्रेट कर रहे हैं, वर्णित कर रहे हैं। डिस्क्रिप्टिव भी बोल सकते हैं, एक्सप्रेसिव भी बोल सकते हैं, जिसको हम एक्सप्रेस करते हैं, बयां करते हैं। पिक्चोरियल भी कह सकते हैं, जिसमें हम पिक्चर्स के थ्रू किसी चीज को समझाते हैं। ग्राफिकल भी कह सकते हैं, डेफिनेटिव भी कह सकते हैं, इसको हम डिस्क्रिप्टिव कहते हैं। क्रिटिकल या कंडेमनिंग, देखो कंडेम्ड बहुत बार हमने वोकैबुलरी में पढ़ा है जब हम किसी की निंदा करते हैं, और क्रिटिकल भी क्रिटिसाइज से बना है, कंडेमनिंग भी कंडेम्ड से बना है। कंडेम्ड और क्रिटिसाइज दोनों का मतलब होता है किसी की आलोचना करना, किसी की बुराई करना। तो अगर पैसेज में किसी एक चीज या किसी व्यक्ति की बुराई की जा रही है तो भी हम उसको कंडेमनिंग या फिर क्रिटिकल टोन कहेंगे। एक होता है बायस्ड या आर्ग्यूमेंटेटिव, जब हम किसी के विरोध में खड़े हो जाते हैं या हम उससे बहस कर रहे होते हैं, उसका विरोध कर रहे होते हैं, तो हम उसको बायस्ड टोन कहते हैं या आर्ग्यूमेंटेटिव टोन कहते हैं। गोइंग अगेंस्ट, किसी के खिलाफ जाना, या नेगेटिव, उसका उल्टा बोलना, उसके खिलाफ जाना। क्वेरल्सम, उससे झगड़ा करना, गलत हो या सही उससे मतलब नहीं है। कॉन्ट्ररी मतलब विरोधी। एक होता है ह्यूमरस टोन या सटायरिकल टोन। तो सटायरिकल टोन, सटायर का मतलब होता है किसी का मजाक उड़ाना, तो ऐसी टोन है जिसमें हम किसी का मजाक उड़ा रहे हैं तो सटायरिकल टोन हो जाएगी। या ऐसी टोन है जिसमें हम किसी का मजाक उड़ा रहे हैं, वो ह्यूमरस टोन भी हो जाएगी, दोनों हो जाएंगे। आयरनिकल क्या होता है? आयरनिकल होता है नॉट विद द पर्पस टू हर्ट, इट डिस्क्राइब द सिचुएशन दैट आर फनी और स्ट्रेंज। देखो ये बहुत बढ़िया टोन है। आयरनिकल का मतलब होता है ऐसी टोन जिसमें किसी व्यक्ति को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता, किसी को हर्ट नहीं करना चाहता, लेकिन वहां पर सिचुएशन ऐसी है कि किसी चीज को मजाक बनाया पड़ेगा,
बनाना पड़ेगा, ठीक है, उसको फनी तरीके से बयां करना पड़ेगा, लेकिन वो किसी को हर्ट करने की, देखो मजाक वाली बात है बट मैं हर्ट नहीं करना चाहता, वो आयरनिकल टोन होती है। इस तरह के अलग अलग टोन्स होते हैं, ठीक है। चलिए अब आ जाते हैं जी कि इन्फ्रेंस बेस्ड अगर कोई क्वेश्चन आता है तो उसकी चीजों को यहां पे समझ लेते हैं कि इन्फ्रेंस बेस्ड अगर कोई क्वेश्चन आता है तो उसके लिए हमें किन किन चीजों की रिक्वायरमेंट या क्या क्या करना चाहिए। तो देखो अगर इन्फ्रेंस की बात कर लें, इन्फ्रेंस क्या होता है जी, ये होता है अनुमान लगाना। ये बहुत टफ चीज होती है, इसीलिए मैं इसको अलग से समझाने की कोशिश करूंगा, ठीक है। कि अगर आपको पूरे पैसेज में अनुमान लगाना है तो उसमें किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसकी यहाँ पे प्रैक्टिस कर लेते हैं। देखो एग्जाम्पल नंबर 1, एक तो इस तरह का क्वेश्चन आपसे पूछ लेगा, द पैसेज सजेस्ट्स, यानी कि ये जो पैसेज है ये सजेस्ट कर रहा है दैट डैश। अब वो आपसे पूछेगा कि इस पैसेज का क्या सजेशन है, यानी कि ये पैसेज हमें क्या बतलाना चाहता है, या इस पैसेज के थ्रू ऑथर हमें क्या बतलाना चाहता है। तो उसमें भाई चीजें बिल्कुल कैसी होंगी, अनुमान लगाना, अंदाजा लगाना। उसने साफ साफ शब्दों में कुछ नहीं बोला, उसने साफ साफ शब्दों में कुछ नहीं बोला, बस आपको अंदाजा लगाना, आपको जो है अनुमान लगाना है, ठीक है। तो वो आपको पैसेज से ही लगाना पड़ेगा। तो यहां पे आप देखो, डिराइव्ड फ्रॉम इम्प्लीकेशंस इन द पैसेज नॉट डायरेक्टली स्टेटेड, साफ साफ लिख दिया है कि ये चीज पैसेज के अंदर डायरेक्टली आपको नहीं मिलेगी, आपको उसको उसकी इम्प्लीकेशंस को, इम्प्लीकेशंस का मतलब होता है जटिलता, यानी कि पैसेज के अंदर कुछ ऐसी चीजें होंगी जो कॉम्प्लिकेटेड होंगी, इम्प्लीकेशंस होंगे, कॉम्प्लिकेशंस होंगे, उन सारी चीजों को आपको क्या करना है जी, समझना है, ठीक है, अंदाजा लगाना है, और उसी के बेस पे आपके 4 ऑप्शन मिलेंगे, उनमें से कोई एक चूज करना है। ये कब आएगा, जब आप पैसेज को बहुत अच्छे से पढ़ोगे। जब तक आप पैसेज को बहुत अच्छे से नहीं पढ़ोगे और उसको पूरी तरह से नहीं समझोगे, ये चीज आगे दिक्कत देगी, आप क्वेश्चन का आंसर नहीं दे सकते। बहुत टफेस्ट क्वेश्चन होता है इन्फ्रेंस वाला, ये होता है टफेस्ट क्वेश्चन, ठीक है, टफेस्ट क्वेश्चन होता है ये पूरे पैसेज के अंदर, इन्फ्रेंस वाला, ठीक है। एक बार को टाइटल, थीम और जो मेन आइडिया है वो भी इससे पीछे है, लेकिन ये सबसे ज्यादा टफेस्ट क्वेश्चन होता है। दूसरा स्टेप होता है, दूसरा टाइप ऑफ क्वेश्चन क्या होगा, द ऑथर्स इंप्लाइज दैट, है ना, ऑथर इस चीज को इंप्लाई करता है कि, तो दोनों ही एक ही चीज है, या तो भैया जो पैसेज है वो हमें क्या सजेस्ट करना चाह रहा है ये हमें बताओ, अनुमान लगा के, अंदाजा लगा के, पूरे पैसेज को पढ़ के, या फिर इस पैसेज के थ्रू ऑथर हमें क्या बतलाना चाह रहा है, ये क्या इंप्लाई कर रहा है, इस चीज को भी आपको आइडिया लगाना है, अंदाजा लगाना है। तो इसमें भी क्या करना पड़ेगा, सेम चीज है, अंडरस्टैंडिंग सबटल क्लूज, सबटल क्लूज, सबटल का मतलब होता है कॉम्प्लिकेटेड, जटिल, जटिल, क्लूज मतलब सुराग, चिन्ह, यानी कोई ऐसा सुराग है, कोई ऐसे क्लू उन्होंने छोड़े हैं पैसेज के अंदर जो आपको इजीली समझ में नहीं आएंगे, लेकिन हाँ समझ में आ जाएंगे अगर आपकी अंडरस्टैंडिंग एबिलिटी अच्छी है, आपने रीडिंग काफी करी है, आपको रीडिंग करने की हैबिट है, आपको समझने की हैबिट है, तो आप समझ लोगे। एंड इनडायरेक्ट स्टेटमेंट्स, जो पैसेज के अंदर स्टेटमेंट्स होंगे ना वो डायरेक्ट नहीं होंगे, इनडायरेक्ट होंगे, जो ऑथर ने इनडायरेक्टली कहा है उसमें उसको डायरेक्टली आपको समझ के ऑप्शंस चूज करके कोई एक बढ़िया सा बेस्ट एक्सप्रेसेस चूज करके क्वेश्चन का आंसर करना है। तो ये भी आपको पूरा का पूरा खेल अंडरस्टैंडिंग का है मेरे भाई, पूरा का पूरा खेल अंडरस्टैंडिंग का है। समझ गए मेरी कहानी, बहुत अच्छी बात है। आ जाते हैं नेक्स्ट, अब आ जाते हैं भाई फाइनल टिप्स की तरफ। ये हो गई आपकी पूरी की पूरी कहानी। अब आ जाते हैं हम फाइनल टिप्स की तरफ, यानी कि अभी तक जो हमने पूरी की पूरी कहानी पढ़ी है वो पैसेज के थ्रू पढ़ी है, पैसेज के अंदर क्या क्या होता है, कैसे कैसे होता है, क्या क्या होना चाहिए, क्या क्या सोल्यूशन है, सब बातें कर ली। अब फाइनल टिप्स मैं आपको देता हूं किन किन बातों को ध्यान रखना है, उसके बाद हम सीधे एग्जाम्पल की तरफ चलेंगे, फिर क्लास ओवर हो जाएगी, ठीक है। देखो फाइनल टिप्स में अलग अलग तरह की टिप्स होनी चाहिए कि जब भी आप रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन सॉल्व कर रहे हो तो पहली चीज जो कि मैंने आपको अभी अभी शुरुआत में बताया था कि अगर आप एक्यूरेसी चाहते हैं तो ऐसा नहीं है कि पैसेज आप सॉल्व नहीं कर पाओगे, कर लोगे। अगर आपके पास सफिशिएंट टाइम हो, अनलिमिटेड टाइम हो, तो आप आराम से पूरे पैसेज को 100% सही कर सकते हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये होती है कि हमारे पास बहुत ज़्यादा टाइम नहीं होता, कम टाइम होता है। तो पैसेज जब भी आप सॉल्व करते हैं तो ऐसा नहीं है कि पूरी गहनता के साथ तो उसमें लीन हो जाओ, पढ़ने लग जाओ, बहुत ज़्यादा टाइम दे रहे हो, नहीं।
एग्जाम हॉल में आपके पास वही 1 घंटा मिलता है जिसमें चारों सब्जेक्ट आपको अटेम्प्ट करने होते हैं प्री एग्जामिनेशन में। तो टाइम मैनेजमेंट इज मैंडेटरी, ये बहुत जरूरी है कि आपकी एक्यूरेसी और स्पीड दोनों मेंटेन होनी चाहिए, क्योंकि हमारे पास सफिशिएंट टाइम मतलब उतना टाइम होता है, लिमिटेड टाइम होता है, लिमिटेड टाइम में पूरा का पूरा आपको पार्ट खत्म करना है। टाइम मैनेजमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। अच्छा, टाइम मैनेजमेंट कैसे सर होगा, इसका भी आइडिया दो। सबसे ज्यादा क्या करना है, प्रैक्टिस आंसरिंग कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चंस। आपने रीडिंग की हैबिट डाली 2-3 महीने, अब क्वेश्चन सॉल्व करने की बात आ रही है, तो एक पैसे लगाते ही आपको ये चाहिए कि सर क्या करूं, 10 में से 3 क्वेश्चन ही सही हुए हैं, बाकी सब गलत हो गए। क्या करोगे? पहले दिन ही, अभी से भाई ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट करो, कम से कम डेली एक पैसेज सॉल्व करो, एट लीस्ट एक, नहीं तो 2 पैसेज, 20-20 क्वेश्चन वाले, 10-10 क्वेश्चन वाले, 2, कम से कम 2 पैसेज डेली, ठीक है। और नहीं तो एक पैसेज तो मिनिमम करना ही करना है, ठीक है। प्रैक्टिस आंसरिंग कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चंस विद इन अ सेट टाइम लिमिट। एक सबसे ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, दूसरा के क्वेश्चन को एक लिमिट सेट करके सॉल्व करना है कि मुझे पैसेज को 3 से 4 मिनट में खत्म करना है। मान लो आपने एक टाइम लिमिट बना ली कि 3 से 4 मिनट या 4 से 5 मिनट में मुझे पैसेज सॉल्व करना, अगर 15 क्वेश्चन का है तो मैक्सिमम 4 मिनट, मैक्सिमम 5 मिनट। 10 क्वेश्चन का है तो 3 से 4 मिनट, 15 क्वेश्चन का है तो 5 मिनट, ठीक है ना, ऐसे करके। वैसे 3 मिनट में सॉल्व हो जाना चाहिए, ये हमारी एक्चुअल टाइमिंग होती है। अगर इससे ज्यादा आप टाइमिंग दे रहे हो, वो आपके पेपर के अकॉर्डिंग है कि आपको कितना टाइम मिलता है आपके एग्जाम में, उसी के हिसाब से मैक्सिमम 4 से 5 मिनट में आप एक पैसेज को सॉल्व कर दोगे, ठीक है। रेगुलर प्रैक्टिस रखनी है आपको, सॉल्व एटलीस्ट 1 रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, जो मैंने अभी अभी बताया था, पैसेज डेली आपको एटलीस्ट लिखा है, देखो एटलीस्ट एक रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आपको डेली सॉल्व करना है, या फिर 2 भी कर सकते हो, ठीक है। तीसरा काम करना है, रिव्यू एंड एनालाइज मिस्टेक्स टू अंडरस्टैंड वेयर यू नीड इंप्रूवमेंट। भाई ये बहुत जरूरी है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, ये चीज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है भाई, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज ये है। क्या है जी, कि आपने पैसेज सॉल्व कर लिया, आपके 3 क्वेश्चन गलत हो गए, अब आप उन 3 क्वेश्चंस का एनालाइज करो कि ये क्वेश्चन क्यों गलत हुए हैं, आपने क्या मिस्टेक्स करी हैं, क्या गलतियां हैं, और जो सही क्वेश्चन करे हैं उनका भी एक बार छोटा सा एनालिसिस करो कि ये सही हुए हैं तो क्या मेरी वजह से हुए हैं या अपने आप तुक्के में हो गए हैं, उसका भी एनालिसिस करो। और जहां गलती आए, चाहे सही क्वेश्चंस में या गलत क्वेश्चंस में, उसी गलती को अगले पैसेज के लिए सुधार लो, क्योंकि पैसेज में सारी सेम गलतियां होंगी। पैसेज को सॉल्व करने के लिए जितना कठिन लगता है उतना ही आसान भी है, क्योंकि उसमें बहुत ज्यादा चीजें बदलती नहीं है, ये खास बात है, ठीक है। हाँ, तो ये हो जाएगा वेयर यू नीड इंप्रूवमेंट, जहां तुम्हें लगे कि इसमें इंप्रूवमेंट की जरूरत है, उस गलती को सुधार लो अगले टाइम के लिए, ठीक है, और ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करो। और आ जाते हैं भैया, और भी टिप्स हैं। क्या करना है, स्किम दी पैसेज। आप जब पैसेज को पढ़ते हैं तो पूरा पढ़ लो और कोशिश करो कि समझ समझ के पढ़ो, लेकिन उस अगर मान लो 2 पेज का पैसेज है, तो क्या आप 2 पेज के पैसेज को डीपली अंडरस्टैंड करके अगर पढ़ोगे धीरे धीरे तसल्ली से, हो सकता है आप सारे क्वेश्चन सही कर दो, लेकिन क्या लगता है आप 3 से 4 मिनट में आप पूरे पैसेज को अच्छे से पढ़ के और 20 क्वेश्चन या 15 क्वेश्चन या 10 क्वेश्चन के आंसर दे पाओगे 3 मिनट के अंदर? इट इज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल, इम्पॉसिबल तो नहीं कहूंगा बट ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल कि 3 से 4 मिनट। आप स्किम करो पैसेज को, पैसेज को पढ़िए, स्किम कीजिए। स्किम का मतलब है कि ओवरऑल उसका मीनिंग निकालने की कोशिश करो, एटलीस्ट पूरे पैसेज का नहीं तो 2-2 4-4 लाइन करके, जैसे मान लो 4 लाइन पढ़ ली तो उसको पूरे 4 लाइन के मीनिंग को एक साथ समझने की कोशिश करो। पढ़ा जल्दी 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 फटाफट, अच्छा इसका मतलब ये है कि ये कहना चाह रहा है, लेकिन बहुत ज्यादा हवा में नहीं उड़ना है, बहुत ज्यादा भी स्किम नहीं करना है। स्किम का मतलब ही हवा में उड़ना होता है स्किम का मतलब ही हवा में उड़ना होता है, लेकिन ज्यादा हवा में उड़ोगे ना तो फिर आप भी उड़ जाओगे, पैसेज भी उड़ जाएगा। अब आपको नहीं पैसेज को उड़ाना हवा में, आपके दिमाग में पूरे 4-5 लाइन का मीनिंग एक साथ दिमाग में घूमना चाहिए। एक एक चीज पे बहुत बारीकी से काम करोगे तो बहुत टाइम लग जाएगा, ये एग्जाम टाइम पे बहुत हार्मफुल होता है। अगर ऐसा करना है तो शुरुआत में कर लो, 1 साल पहले, 6 महीने पहले, 3 महीने पहले, 4 महीने पहले,
चल जाएगा, वहां आराम से तसल्ली पूर्वक तैयारी करो। लेकिन उसके बाद भी जब आप एग्जाम टाइम पे जाओगे ना, तो उस पैसेज की टाइम लिमिट सेट करके उसको सॉल्व करना। टाइम बहुत जरूरी है, टाइम मैनेजमेंट बहुत जरूरी है। तो पैसेज को स्किम करोगे तभी टाइम बचेगा। क्या करना है, क्विकली रीड करना है, पैसेज को क्विकली रीड करोगे टू गेट अ सेंस ऑफ द मेन आइडियाज। पूरे पैसेज को क्विकली रीड करके उसको जितने भी मेन आइडियाज हैं उनको समझने की कोशिश करेंगे, और उसके स्ट्रक्चर को समझने की कोशिश करेंगे, उसकी टोन को समझने की कोशिश करेंगे, उसकी थीम को समझने की कोशिश करेंगे। और ये कब आएगा, स्किम करके। ठीक है जी। जैसे ही आपने पैसेज पढ़ा, तो पैसेज को पढ़ते समय आपको कुछ कीवर्ड्स मिलेंगे, की पॉइंट्स मिलेंगे, उनको अंडरलाइन करना है, या अंडरलाइन नहीं करना है तो उनको दिमाग में रखना है। फोकस ऑन कीवर्ड्स। सर कीवर्ड्स पे हम फोकस कैसे कर पाएंगे, हमें कैसे पता चलेगा कि ये कीवर्ड है जो आगे क्वेश्चन में काम आ सकता है? इसीलिए मैंने बोला था कि क्वेश्चंस को पहले पढ़ लो। पैसेज के क्वेश्चंस को अगर आप पहले पढ़ लेते हो 1 मिनट के अंदर, तो आपको ये आइडिया हो जाएगा कि क्वेश्चन में क्या क्या चीजें पूछी गई हैं या क्या क्या वो पूछ रहा है। और जब आप पैसेज पढ़ोगे तो उसमें कुछ चीजें अननेसेसरी होंगी, कुछ चीजें काम की होंगी जो आपके क्वेश्चन में यूजफुल होंगी क्वेश्चन के लिए। तो आपको ये आइडिया आ जाएगा जब आप पैसेज पढ़ोगे, तो ये आपके दिमाग में एक साथ क्लिक करेगी चीज, अरे यार ये चीज तो अभी अभी मैं क्वेश्चन में पढ़ के आया हूँ, तो क्वेश्चन में ये चीज इसने पूछी है, इसका मतलब अब मुझे पैसेज में से ये वाली चीज हाईलाइट करनी है, इस पे सबसे ज्यादा फोकस करना है। फिर जब आप क्वेश्चन के पास जाओगे, देखो अरे अच्छा ये वाली चीज पूछ रहा है, ओके तो मैंने अभी अभी पढ़ी थी, तो उसको की पॉइंट को, कीवर्ड को ध्यान में रखते हुए आप सीधे उसी लाइन पे पहुंचोगे और तुरंत पकड़ लोगे, अच्छा इसका ये मतलब है, थोड़ा सा अंदाजा लगाओगे, मे बी कि 80 to 90% आप क्वेश्चन का आंसर लगा के आ जाओ सही, करेक्टली। तो कीवर्ड्स पे कैसे फोकस करते हैं, नोटिस स्ट्रक्चरल कीवर्ड्स। स्ट्रक्चरल कीवर्ड्स को नोटिस करिए एंड अंडरस्टैंड देयर फंक्शंस, और उसके फंक्शंस, जो भी हमारा स्ट्रक्चरल कीवर्ड्स है इस पूरे पैसेज में कौन कौन सी चीजें हैं जो बार बार यूज हो रही हैं, उनको पकड़िए, उनको समझने की कोशिश करो, उनके फंक्शंस को समझने की कोशिश करो और नेविगेट करो। फंक्शंस को समझने की कोशिश करो, क्या करने के लिए, नेविगेट करने के लिए, टू नेविगेट द पैसेज एंड अंडरस्टैंड इट्स लॉजिकल प्रोग्रेशन। हम जब भी कीवर्ड्स को पढ़ते समझते हैं वो किस लिए, ताकि हमें पूरे पैसेज के अंदर जो भी चीज कही गई है उनको समझ पाए, उनको नेविगेट कर पाए, कि हाँ उसके लॉजिकल प्रोग्रेशन, मतलब कि जो भी आपसे वो सवाल पूछेगा ना, वो सारे के सारे लॉजिकल होंगे और वो आपको पैसेज से ही मिलेंगे। लेकिन पैसेज के अंदर जो चीज सच में क्वेश्चन के लिए ही बनाई गई है, क्वेश्चन के आंसर के लिए ही बनाई गई है, तो उसी को आपको फोकस करना है, उसी पे फोकस करना है। यही होते हैं कीवर्ड्स, और ये कीवर्ड्स से आइडिया तभी लगा पाओगे जब आप पहले क्वेश्चंस को पढ़ लोगे। और ये चीज कब के लिए पता है, जब आप एग्जाम में बैठे होगे तब ये चीज काम नहीं आएगी, जब आप एग्जाम की तैयारी कर रहे होगे तब ये चीज काम आएगी। जैसे आपने हार्ड कॉपी निकाली, कोशिश करना हार्ड कॉपी पे ही आप पैसेज को सॉल्व करो, या फिर अगर आप लैपटॉप में सॉल्व करते हैं तो लैपटॉप में भी आप चीजों को अपने नोटबुक पे एनोटेट कर सकते हैं। एनोटेट का मतलब होता है लिखना, अलग से लिखना, ये होता है अलग से लिखना। जैसे मैं अभी जो आपको पढ़ा रहा हूं ना, इस पर जो चीजें मैंने पेन से अलग से लिखी हैं, इसको एनोटेशन बोलते हैं, एनोटेट। तो एनोटेट का मतलब होता है लिखना। तो पैसेज जब भी आप पढ़ रहे हो, तैयारी जब कर रहे हो एग्जाम की, तो उस टाइम पे जो पैसेज के ऊपर जो चीजें एक्स्ट्रा अपनी तरफ से लिख रहे हो उसको एनोटेट करो, जो आपको आगे क्वेश्चंस को एक्यूरेटली सॉल्व करने में हेल्पफुल रहेगा कि हमने सटीक क्वेश्चन का आंसर दिया है। ठीक है, तो अलग से लिखना होता है एनोटेट। तो एनोटेशंस कैन हेल्प यू इवेल्युएट योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द टेक्स्ट। जब आप कोई टेक्स्ट पढ़ रहे हो, आपको इस वर्ड का मीनिंग नहीं पता, या जो भी चीजें मैं समझा रहा हूं अगर मैं इस पे एनोटेट ना करूं, अगर ये चीजें ना लिखूं, तो आपको हो सकता है ये चीज आधी समझ में आए। एनोटेशन के साथ अगर मैं ये पीडीएफ डायरेक्टली भेज देता तो आपको समझ में नहीं आती। मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, एनोटेट कर रहा हूँ, इसलिए आपको समझ में आ रहे हैं। तो पैसेज जब भी आप पढ़ रहे हो, तैयार कर रहे हो, तो उस पर एनोटेशन जरूर लिखो, चीजें ऐड करो अपनी तरफ से, जो भी मीनिंग है लिख लो, कोई चीज है अंडरलाइन कर लो, ये एनोटेशन होता है। तो एनोटेशन आपके लिए मदद कर सकता है उस पैसेज या उस कॉन्टेक्स्ट या उस टेक्स्ट के की अंडरस्टैंडिंग क्या है, हाँ अंडरस्टैंडिंग को एवेल्युएट करने के लिए। ठीक है, एंड रिमेंबर इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, और आपको इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन को याद रखने में भी मदद करेगा। जैसे पूरे पैसेज में आपने 4 चीजें अंडरलाइन कर दी, तो आपका सबसे पहले फोकस उन 4 चीजों पर जाएगा, लेकिन करना इंपॉर्टेंट चीजों को ही अंडरलाइन है या हाईलाइट है, जिससे उन्हीं को एनोटेट करना है, जिससे आपको क्विकली चीजों को याद, क्योंकि पूरा पैसेज हमारे काम का नहीं होता। हमारे पूरे 50 लाइन के पैसेज में मान लो 10 लाइन ही इंपॉर्टेंट होते हैं जिनसे हमारे क्वेश्चन सॉल्व होते हैं, या 20 लाइन होंगे, बाकी पैसेज फालतू होता है।
और भी चीजें होती हैं, जैसे एलिमिनेट करना है इनकरेक्ट क्वेश्चंस को, ये मैं आपको बता ही चुका हूं। इफ यू कांट आंसर अ क्वेश्चन, अगर आप एक क्वेश्चन का आंसर नहीं कर पा रहे हैं, स्टार्ट एलिमिनेटिंग ऑप्शन। अगर आपको मान लो क्वेश्चन का आंसर नहीं आ रहा है तो आप कोशिश करोगे इसका मुझे डायरेक्ट आंसर नहीं पता, कोई बात नहीं, मैं जो आंसर नहीं हो सकता उसको तो हटा सकता हूं। अगर आपको एग्जैक्ट क्वेश्चन का आंसर नहीं पता है तो एलिमिनेट करो, एटलीस्ट आपको 50% तो इसमें वैसी हेल्प मिल। जैसे मान लो क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल नहीं आता तो आप 2 क्वेश्चन अगर आप ऐसे हटा देते हो जिनका आंसर जो हो ही नहीं सकते, तो 2 में से आप तुक्का मारोगे तो 50% चांसेस है कि आपको क्वेश्चन सही हो जाएगा। यूज कॉन्टेक्स्ट क्लूज, ये क्या होता है? इफ यू डोंट नो द मीनिंग ऑफ एन अनफेमिलियर वर्ड, आपको मान लो ऐसा कोई वर्ड मिल गया जिसका मीनिंग ही नहीं पता है, अब क्या करोगे? अब क्या करोगे भैया? तो कॉन्टेक्स्ट के क्लूज का इस्तेमाल करो, है ना। यूज कॉन्टेक्स्ट क्लूज अराउंड इट टू फिगर इट आउट। जैसे मान लो मुझे इस वर्ड का मीनिंग नहीं पता है, जैसे मान लो पीछे आते हैं थोड़ा सा, मान लो एनोटेट का मीनिंग नहीं पता है, तो एनोटेट का अगर आपको मीनिंग नहीं पता है तो मैं इस पूरे पैसेज को पढ़ूंगा। एनोटेशन कैन हेल्प यू इवेल्युएट योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द टेक्स्ट। तो ये कह रहा है कि जो भी टेक्स्ट लिखा हुआ है इसकी अंडरस्टैंडिंग को इवेल्युएट करने के लिए एनोटेशन मदद करेगा। तो इससे आपको आइडिया लग जाएगा कि अच्छा एनोटेशन ये हो सकता है, एग्जैक्टली उसका मीनिंग नहीं पता बट हो सकता है, आप उसका प्रोबेबली आंसर निकाल सकते हो, ठीक है। तो इसको कहते हैं आपके पैसेज के अंदर जो क्लूज हैं उनका इस्तेमाल करो, है ना। जो आसपास की चीजें हैं उनको समझ के अंदाजा लगाओ कि इसका मीनिंग क्या हो सकता है, ठीक है जी। हाँ, हाउ इन द, सॉरी ये हो गया। अब आ जाते हैं पैराफ्रेज। देखो पैराफ्रेज क्या होता है? रीस्टेट दी हु, what, when, where, how in the form of a question to indicate that you are actively trying to understand the speaker's point। देखो आप you are actively trying, तुम जो कोशिश कर रहे हो, एक्टिवली कोशिश कर रहे हो समझने की स्पीकर के पॉइंट को, तो आपको उसको रीस्टेट करना है। किस चीज को? कि कौन, क्या, कब, कैसे, ये सब चीज, और कहां, इन द फॉर्म ऑफ अ क्वेश्चन, ठीक है। एक क्वेश्चन के फॉर्म में कौन सी चीज, कब, कहां, कैसे, ये सब आपको रीस्टेट करना है, ठीक है। टू इंडिकेट, इंडिकेट करने के लिए भाई अगर आपने पैसेज पढ़ा, क्वेश्चन पढ़ा, क्वेश्चन में कोई चीज पूछ रहा है कि भैया ये पूछ रहा है, तो आप उससे ये रीस्टेट करो पूरे पैसेज को पढ़ने के बाद कि इस क्वेश्चन के अंदर, मतलब इस क्वेश्चन का जो आंसर मुझे देना है वो किस फॉर्म में देना है, ये क्वेश्चन पूछ क्या रहा है, कौन, कहां, कब, कैसे, इसका आइडिया जब आपको लग जाएगा ना, इसका अगर आपको आइडिया लग जाएगा तो आप वही चीज तो पैसेज में जाके ढूंढोगे कि अच्छा ये चीज ढूंढनी है मुझे, ठीक है, पहुंच जाओ सीधे पैसेज में ढूंढो, आइडिया लग जाएगा। ये होता है। रीड क्वेश्चंस केयरफुली, क्वेश्चंस को केयरफुली पढ़ना है, ठीक है। कॉम्प्रीहेंशन रिलेटेड क्वेश्चंस कैन बी आंसर्ड क्विकली एंड करेक्टली इफ यू रीड देम केयरफुली। अगर आप क्वेश्चंस को अच्छे से पढ़ लेते हो ढंग से, तो आप कॉम्प्रीहेंशन के क्वेश्चंस को करेक्टली आंसर कर सकते हो। अगर आप अच्छे से पढ़ोगे सावधानी पूर्वक तो करेक्टली आंसर करोगे, और अगर लापरवाही से पढ़ोगे तो इनकरेक्ट हो सकता है, गलत हो सकता है। डोंट अज्यूम, कभी भी पैसेज के आंसर जो देते हो ना आप क्वेश्चंस के पैसेज में से, तो वो चाहता ये है कि जो पैसेज में लिखा है या तो उसी पैसेज में से क्वेश्चन के आंसर करने हैं या उस पैसेज के अकॉर्डिंग करने, अगर बाहर से भी करो तो पैसेज के अकॉर्डिंग ही करने। अपना दिमाग मत लगाना, साफ साफ मना कर दे रहा है, अपना दिमाग नहीं लगाना है पैसेज को सॉल्व करते टाइम। डोंट अज्यूम एनीथिंग बेस्ड ऑन योर पर्सनल बिलीफ, अपने पर्सनल बिलीफ इसमें मत घुसेड़ना। लुक बैक एट दी पैराग्राफ, वापस जाओ पैराग्राफ के पास, पूछो क्या कहना चाह रहा है ये, और उसके बाद व्हेन इन डाउट, जब भी आपको डाउट भी हो ना, कोई प्रॉब्लम भी, क्या कहना चाह रहा है, क्या पूछ रहा है, अपने दिमाग मत लगाना। अच्छा ऐसा होता है हमारे यहाँ तो, नहीं 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 नहीं, पैसेज में क्या हो रहा है, पैसेज में क्या कहना चाह रहा है, उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन का आंसर करना है, अपनी तरफ से कुछ भी आइडिया नहीं लगाना है आपको, ठीक है। बस ये हो गया भाई साहब, आप खत्म। सारी स्ट्रेटेजीज, प्लानिंग्स, पॉइंट्स, टिप्स, ट्रिक्स, सब कुछ यहां पे मैंने आपको बता दिया। अब सिर्फ और सिर्फ ये सब कुछ हो गया। अगर आपने इस पूरे वीडियो को देखा है अभी तक तो एक बार फिर से देखना, और एक बार फिर से देखना, आधे आधे टाइम में, जैसे भी आप पॉसिबली देख सकते हो। चीजों को, इसी वीडियो को रिपीट मोड में देखना 2-4 बार, ठीक है। फिर ये दिमाग में सारी चीजें सेट हो जाएंगी। और अभी हम लोग करने वाले हैं कॉम्प्रिहेंशन का एग्जाम्पल सॉल्व, ठीक है। तो चलिए भाई, सबसे पहले तो आपके सामने एक पैसेज है, इसको आराम से आप पढ़ लो, इस पैसेज को आराम से आप पढ़ लो,
और उसके बाद इनके क्वेश्चंस के आंसर भी करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। बताइए। बताओ भाई। पढ़ लो आराम से, मैं थोड़ा टाइम दे रहा हूं आप लोगों को, सामने से हट गया हूं, आप पढ़ सकते हो। अब देखो बातों को पहले मेरी चीजों को समझने की कोशिश करना, मैं क्या कहना चाह रहा हूं। पहली बात तो इतना बड़ा पैसेज अभी और भी है, ये अकेला नहीं है, ये भी है, ये पूरा यहां तक पैसेज है, इसको भी पढ़ लो थोड़ा सा आइडिया अगर आपको लगा पा रहे हैं। वैसे तो मैं नहीं, कोई बात नहीं, स्क्रीन शॉट चाहो तो वैसे अगर ले पाओ तो ले लेना, वैसे तो समझ लो बस, ठीक है। अब आ जाते हैं थोड़ा वापस, ये पहला था और ये दूसरा, ये कंप्लीट है, इतना है, ठीक है। 2 स्लाइड में तो पैसेज आया, अभी इसके क्वेश्चंस आएंगे, फिर आपको आंसर्स करने हैं। तो पहले समझ लेते हैं कि इतना बड़ा पैसेज है, ठीक है। अभी जो मैं आपको सॉल्व करा रहा हूं ये सिर्फ एग्जाम्पल है, तो यहाँ आप टाइम भी ले सकते हैं ज़्यादा, क्योंकि यहाँ पे हम एक्यूरेसी पे काम करेंगे, क्योंकि मैं सिखा रहा हूँ। तो ये मत सोचना कि सर आपने तो आधा घंटा ले लिया समझाने में, हमसे कह रहे हो 3 मिनट में सॉल्व कर लो। भाई आपको एग्जाम देना है, आपको पेपर सॉल्व करना, आपको नौकरी लेनी है, मुझे तो आपको सिखाना है। और सिखाया एक बार नहीं जाता, 1000 बार जाता है। एक बार सिखाऊंगा, 10 बार सीखोगे, 4 बार सीखोगे, 5 बार, 10 बार, 20 बार, 50 बार, तब जाके एक बार पेपर देते हो। तो एक बार के लिए ही तो हम 25 बार प्रैक्टिस करते हैं चीज़ों की। आप फाइनल मैच खेलने जाते हो तो उससे पहले कितनी सालों खेलना पड़ता है, तभी ना फाइनल वर्ल्ड कप में जाते हैं हम लोग खेलने के लिए। तो देखो सबसे पहले हम इसको पढ़ लेते हैं, लेकिन उससे भी पहले एक बार क्वेश्चंस का आइडिया ले लेते हैं, ठीक है। अब क्वेश्चंस का आइडिया लूंगा तो आपको आंसर्स दिख जाएंगे, तो मैं क्वेश्चंस का आइडिया नहीं लूंगा। जैसे वो पहला ही क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है जो कि फैक्चुअल क्वेश्चन है, यहाँ पे लिख दिया है, व्हाट इज वन ऑफ द पॉजिटिव इंपैक्ट्स ऑफ टेक्नोलॉजी मेंशन्ड इन द पैसेज। पैसेज के अंदर एक पॉजिटिव इंपैक्ट ऑफ टेक्नोलॉजी है, तो आपको एक चीज तो यहीं से आइडिया लग रहा है कि टेक्नोलॉजी के ऊपर ये पैसेज कहा गया है, मे बी कि ये टेक्नोलॉजी के ऊपर कहा गया होगा। तो चलो समझ लेते हैं। देखो, मोर ओवर कंसर्न अबाउट डेटा प्राइवेसी have come to the forefront as technology companies collect vast amounts of personal information। अब देखो यहां तक भी आप समझ सकते हैं कि किस चीज के बारे में कंसर्न बता रहा है, ये पता है डेटा प्राइवेसी के बारे में। हैव कम टू दी फोरफ्रंट एज टेक्नोलॉजी कंपनीज कलेक्ट वास्ट अमाउंट्स ऑफ पर्सनल इंफॉर्मेशन, यानी कि जो टेक्नोलॉजिकल कंपनीज हैं, टेक्नोलॉजी वाली कंपनी है, ये क्या करती हैं, ये पर्सनल डेटा को बड़े लेवल पर कलेक्ट कर रही हैं। और ये चीज एक बहुत चिंताजनक बात है कि लोगों का पर्सनल डेटा इनके पास है, कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है ना। अब आ गया जो द डिबेट ओवर हाउ दिस डेटा इज यूज्ड। अब डिबेट इस चीज के ऊपर है कि ये जो डेटा है इसको कैसे यूज किया जाता है, एंड हु हैज एक्सेस टू इट, और इस चीज का एक्सेस किसके पास है, कंटिन्यूज टू बी अ हॉट टॉपिक। ये चीज एक हॉट टॉपिक बन चुका है, अभी भी कंटिन्यू है। वाइल सम आर्ग्यू दैट डेटा कलेक्शन इज नेसेसरी फॉर इंप्रूविंग सर्विसेज। कुछ ऐसे भी लोग हैं जो इस चीज से एग्री करते हैं कि जो डेटा कलेक्शन है ये बहुत जरूरी है। किस चीज के लिए, किस चीज के लिए है, इंप्रूविंग सर्विसेज, सर्विसेज को इंप्रूव करने के लिए, कि किस व्यक्ति को किस तरह की सर्विस चाहिए, इसको इंप्रूव करने के लिए जरूरी भी है डेटा कलेक्शन। अदर्स बिलीव इट इनफ्रिंग्स ऑन इंडिविजुअल प्राइवेसी राइट्स। कुछ लोग इस चीज के खिलाफ भी है कि भाई ये इंडिविजुअल राइट्स के खिलाफ है, प्राइवेसी, इंडिविजुअल प्राइवेसी राइट्स के खिलाफ है, कि भैया ये तो गलत है, प्राइवेसी नाम की भी कोई चीज होती है। द बैलेंस बिटवीन leveraging technology for progress and ensuring it does not undermine fundamental human values is a challenge that society must address in conclusion। अब देखो इस चीज के ऊपर ना डिबेट है, कुछ लोग सहमत हैं, कुछ लोग असहमत हैं। तो ये क्या है, इस चीज को बैलेंस करना है दोनों चीजों के बीच में, कि ये चीज एक प्राइवेसी चैलेंज है या फिर ये अच्छी बात है, बुरी बात है, इस चीज की हमने आइडिया लगा, स्किम करा इस पैसेज को अभी तक, है ना। यहां तक तो हमने समझते हुए, क्योंकि एक स्टोरी बेस्ड पैसेज है, आसान सा पैसेज लग रहा होगा आपको, लेकिन अब जो लाइन आपको समझ में नहीं आ रही है, कम आ रही है, तो उसको स्किम कर लो, ऊपर ऊपर से समझ लो कि अच्छा ये कहना चाह रहा है। इन कंक्लूजन, मतलब निष्कर्ष में क्या आता है, while technology undoubtedly brings numerous benefits, it is essential to be mindful of its potential drawbacks। देखो जब भी कोई कंपनी क्या करती है, एक मतलब अनडाउटेडली, बिना किसी भेद डाउट के, ये बहुत न्यूमरस बेनिफिट्स लेती है अपने, मतलब बहुत सारा बेनिफिट्स ले रही है ना।
तो इट इज इसेंशियल, ये बहुत जरूरी हो जाता है टू बी माइंडफुल, सतर्क रहने के लिए, ऑफ इट्स पोटेंशियल ड्रॉबैक, कि इसका जो पोटेंशियल ड्रॉबैक भी आ सकता है, मतलब इसको पोटेंशियल ड्रॉबैक भी मिल सकता है, इस चीज के लिए हमें सतर्क भी रहना चाहिए। आगे देखो, एज सोसाइटी कंटिन्यूज टू नेविगेट दिस डिजिटल एज, सोसाइटी इस डिजिटल एज को नेविगेट करते हुए क्या कंटिन्यू करती है, द फोकस शुड बी ऑन फाइंडिंग अ बैलेंस, हमें फोकस होना चाहिए एक चीज पे, हमारा फोकस होना चाहिए किसी से एक बैलेंस सेट करने में, मतलब फाइंडिंग अ बैलेंस, बैलेंस फाइंड करने पे फोकस होना चाहिए, दैट प्रिजर्व ह्यूमन कनेक्शंस एंड सेफ गार्ड्स प्राइवेसी, जो ह्यूमन के कनेक्शंस हैं, ह्यूमन कनेक्शंस और उनकी सेफ गार्ड प्राइवेसी से इनको प्रिजर्व करने के लिए या संरक्षित करने के लिए क्या होना चाहिए, एक मतलब फोकस होना चाहिए। ठीक है, ये हो गया पैसेज, बस एक ही, अच्छा ये दूसरा पैसेज पढ़ लिया मैंने, सॉरी मैंने क्या करा, बाद वाला पढ़ लिया, पहले वाला तो पढ़ा ही नहीं। द रैपिड एक्सपेंशन ऑफ टेक्नोलॉजी इन द 21st सेंचुरी, देखो ये बहुत बड़ी मिस्टेक है, पर कोई बात नहीं, खास बड़ी मिस्टेक नहीं है, इतनी भी बड़ी मिस्टेक नहीं है, हमने पहला वाला पैसेज बाद में पढ़ा है और बाद वाला पहले पढ़ लिया, कोई बात नहीं, इसको अभी पढ़ लेते हैं। द रैपिड एक्सपेंशन, ये बहुत आसान है, यहां से तो और अच्छा लग रहा है पढ़ने में। रैपिड एक्सपेंशन, बहुत तेजी से जो विस्तार हो रहा है किस चीज में, टेक्नोलॉजी का, इन द 21st सेंचुरी हैज ट्रांसफॉर्म्ड द वे वी लिव, हम जो जीवन जी रहे हैं इसको उन्होंने ट्रांसफॉर्म कर दिया, बहुत ट्रांसफॉर्म करने में बहुत तेजी से इसकी ग्रोथ हुई है, किसकी, टेक्नोलॉजी की। एंड इंटरेक्ट्स विद ईच अदर, एक दूसरे को इंटरेक्ट करने के लिए, फ्रॉम स्मार्टफोन्स एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और स्मार्टफोन्स के जरिए हम एक दूसरे से इंटरेक्ट कर पाते हैं। दीज एडवांसमेंट्स हैव ब्रॉट अनप्रेसिडेंटेड कन्वीनियंस टू आवर लाइफ, हमारे जीवन में अनप्रेसिडेंट कन्वीनियंस लेके आई हैं ये टेक्नोलॉजी, ठीक है, या ये एडवांसमेंट्स। दिस टेक्नोलॉजिकल इवोल्यूशन हैज ऑल्सो स्पार्क्ड डिबेट्स, ये जो टेक्नोलॉजिकल क्रांति आई है, ठीक है, डिजिटल क्रांति जिसको कहते हैं, इसने बहुत सारे डिबेट भी खड़े कर दिए हैं रिगार्डिंग प्राइवेसी सिक्योरिटी, प्राइवेसी सिक्योरिटी के रिगार्डिंग के सब्जेक्ट में, विषय में, एंड द इम्पैक्ट ऑन ह्यूमन रिलेशनशिप, और इस चीज के ह्यूमन रिलेशनशिप पे भी क्या है, असर है। मैनी एक्सपर्ट्स आर्ग्यू दैट व्हाइल टेक्नोलॉजी हैज मेड कम्युनिकेशन ईजियर, कुछ लोग ये मानते हैं कि अगर टेक्नोलॉजी हमारी लाइफ को आसान बना रही है, इट हैज ऑल्सो लेड टू अ डिक्लाइन इन फेस टू फेस इंटरेक्शंस, ये चीज हमारे फेस टू फेस इंटरेक्शंस को भी कम कर रही है। एंड अ सेंस ऑफ डिटैचमेंट अमंग, और सेंस ऑफ डिटैचमेंट अमंग पीपल, लोगों के बीच में जो डिटैचमेंट है इस चीज को भी कम कर रही है। ब्रेकिंग डाउन जियोग्राफिकल बैरियर्स एंड कनेक्शंस पीपल इन वेज दैट वर अनइमेजिनेबल जस्ट अ फ्यू डेकाड्स एगो, कुछ दिन पहले की बात है, कुछ डेकाड्स पहले की बात है कि लोग क्या करते थे, जियोग्राफिकल, मतलब जियोग्राफिकल भी बहुत सारे लोग जुड़े हुए थे, है ना, अभी लोग हम स्पिरिचुअली जुड़े हुए हैं, लेकिन पहले हम लोग भौगोलिक तौर पे जुड़े हुए थे। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स, वीडियो कॉल्स एंड मैसेजिंग एप्स अलाउ इंडिविजुअल्स टू स्टे इन टच विद फ्रेंड्स एंड फैमिली, ये जो सोशल मीडिया वगैरह है, जो भी डिजिटल टेक्नोलॉजी वगैरह, ये सब ये क्या कर रही है, ये हम लोगों को टच में रहने के लिए, हम फैमिली या सभी लोगों को टच में रहने के लिए इस्तेमाल में लाई जा रही है, ठीक है। नो मैटर द डिस्टेंस, डिस्टेंस मैटर ही नहीं करता। ऑन द अदर हैंड, दूसरे अगर तरीके से देखें, द ओवर रिलायंस ऑन दीज टूल्स हैज बीन क्रिटिसाइज्ड फॉर क्रिएटिंग सुपरफिशियल रिलेशनशिप्स, स्टडीज सजेस्ट दैट पीपल आर बिकमिंग मोर आइसोलेटेड एंड लेस कैपेबल ऑफ एंगेजिंग इन मीनिंगफुल इन पर्सन कंजर्वेशन। बहुत से लोग अदर हैंड, अगर दूसरी शब्दों में देखें तो लोग ये मानते हैं कि इस टेक्नोलॉजी की वजह से लोग दूर हो रहे हैं, हम लोग पर्सनली एक दूसरे से कनेक्ट नहीं हो पा रहे हैं, फिजिकली चीज़ों में हम लोग कम इन्वॉल्व हैं, स्पिरिचुअली ज़्यादा इन्वॉल्व हैं, ठीक है। तो इस तरह के मतलब इनके नेगेटिव भी हैं, पॉजिटिव भी हैं, नेगेटिव भी हैं। तो अब यहाँ की टोन भी हम लोग देख सकते हैं, अभी आगे देखेंगे क्या क्या होगा, चीज़ों का अंदाजा लगाएंगे, ये तो हम पढ़ लिए हैं। अब आ जाते हैं, देखो फैक्चुअल क्वेश्चन है, ये कह रहा है कि व्हाट इज द one of the positive impact of technology mentioned in the passage, it has led to increase face to face interactions। भाई टेक्नोलॉजी से फेस टू फेस इंटरेक्शन कम हुए हैं, ना कि बढ़े हैं, तो ये गलत हो गया। इट हैज इम्प्रूव इन पर्सन कन्वर्सेशन, क्या हम पर्सनल कॉन्वर्सेशन कर पाते हैं टेक्नोलॉजी की वजह से? नहीं भैया, बिल्कुल नहीं, तो ये भी गलत हो गया। इट इनेबल्स इंस्टेंट कम्युनिकेशन अक्रॉस द ग्लोब, पूरे संसार में आप तुरंत किसी से भी कम्युनिकेट कर सकते हैं टेक्नोलॉजी के थ्रू, ये बिल्कुल साफ साफ मिल रहा है। इट हैज रिड्यूस द नीड ऑफ डेटा प्राइवेसी, भाई डेटा प्राइवेसी, इट हैज रिड्यूस द नीड, क्या इससे डेटा प्राइवेसी कम हो जाएगी? नहीं नहीं नहीं, ये भी गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट आंसर है।
इसका करेक्ट आंसर भैया क्या हो गया जी? सी। अब एक और क्वेश्चन पढ़ लो, क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड आप पढ़ो फटाफट से और मुझे सोच के बताओ कि इसका आंसर क्या हो सकता है। ये इन्फरेंस बेस्ड क्वेश्चन है भैया, ये इन्फरेंस बेस्ड क्वेश्चन मैंने यहाँ पे लिख रखा है, ठीक है, बहुत बढ़िया सा क्वेश्चन है। बेस्ड ऑन द पैसेज व्हाट कैन बी inferred about the author's view on the role of technology in human relationship। यहां पे ऑथर के व्यू पॉइंट बताने, अपने नहीं, कि ऑथर के व्यू पॉइंट क्या है टेक्नोलॉजी के ह्यूमन रिलेशनशिप में। ह्यूमन रिलेशनशिप में ऑथर के व्यू पॉइंट क्या है टेक्नोलॉजी को लेके पैसेज के अंदर आपको इन्फर करना है। इन्फर का मतलब अनुमान लगाना है आपको, ठीक है, किस चीज का अनुमान लगाया जा सकता है पैसेज के अंदर ऑथर के व्यू पॉइंट को। क्या ऑथर ये मानता है, ऑथर बिलीव्स टेक्नोलॉजी हैज स्ट्रेंथन ह्यूमन रिलेशनशिप, क्या ऑथर ये मानता है कि जो टेक्नोलॉजी है वो ह्यूमन रिलेशंस को स्ट्रांग बना रही है? तो भाई ये गलत है, ऐसा उसने नहीं कहा, दोनों बातें रखी हैं। ऑथर बिलीव्स टेक्नोलॉजी हैज हैड अ मिक्स्ड इम्पैक्ट। ऑथर का दिमाग भी खेल गया है भाई। देखो मैंने आपको पहले ही बता दिया कि भाई टेक्नोलॉजी के इंपैक्ट पॉजिटिव भी हैं नेगेटिव भी हैं, मतलब इसकी टोन जो होगी ना वो न्यूट्रल टोन होगी, और न्यूट्रल टोन में वो क्या है कि दोनों तरफ रहेगा, ना इधर का ना इधर का, एक तरफा नहीं होगा। तो इसमें मेरे भाई न्यूट्रल टोन नहीं हो जाएगी, ये न्यूट्रल टोन नहीं हो जाएगी। अब न्यूट्रल टोन है एक पैसेज के अंदर ऑथर की, इसका मतलब है उसने साफ साफ बोल दिया कि जो टेक्नोलॉजी है वो मिक्स्ड इंपैक्ट डाल रही है ह्यूमन रिलेशनशिप में। समझ रहे हो कि मतलब अच्छे इंपैक्ट भी हैं और बुरे भी हैं, गलत भी हैं और सही भी हैं, दोनों हैं। तो भाई आंसर आपका बी हो जाएगा। ये कह रहा है कि टेक्नोलॉजी हैज नो इफेक्ट, ये तो गलत है। टेक्नोलॉजी हैज ओनली नेगेटिव इंपैक्ट, नहीं, दोनों तरह के इंपैक्ट हैं भाई। तो बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, ठीक है, बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। वोकैबुलरी बेस्ड क्वेश्चन है कि व्हाट डज द वर्ड सुपरफिशियल इन द पैसेज मोस्ट लाइकली मीनिंग। देखो सुपरफिशियल का मीनिंग हमें पता है कि क्या होता है और उसको इससे मैच करने की कोशिश करेंगे। सुपरफिशियल का मतलब होता है ऊपरी, ऊपरी कह सकते हो या बाहरी कह सकते हो, ऊपरी या बाहरी कह सकते हो। नॉट सीरियस, या आप ये कह सकते हैं नॉट सीरियस, नॉट सीरियस, ठीक है। तो डीप एंड मीनिंगफुल नहीं होगा, ट्राइवियल एंड शैलो, या इंपॉर्टेंट एंड सिग्निफिकेंट, या कॉम्प्लेक्स एंड इंट्रिकेटेड। देखो डीप तो इसका उल्टा हो जाएगा, नॉट सीरियस मतलब नॉट डीप, तो ट्राइवियल एंड सैलो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि तुच्छ, और सैलो, सैलो का मतलब होता है ऊपरी। तो बहुत सिंपल सा मीनिंग आप बी यहां पर टिक कर सकते हैं। 3 क्वेश्चन हमारे एग्जैक्टली करेक्ट हुए हैं, एक्यूरेटली। चौथा क्वेश्चन देखो, टोन कैसी है भैया, सबको पता है टोन कैसी है। अच्छा कॉशनरी है, ठीक है। देखो न्यूट्रल टोन है, ये बाय मिस्टेक आप कह सकते हैं, लेकिन यहां पे इन दोनों में अगर थोड़ा सा देखो आंसर आपका सी भी हो रहा है इसमें। वैसे न्यूट्रल होता है कि न्यूट्रल का मतलब होता है, देखो दोनों में बता रहा हूं कि दोनों में से किसी तरफ नहीं है। जो हमने इससे पहले वाला जो क्वेश्चन करा है उसमें मिक्स्ड इंपैक्ट था, मतलब दोनों तरह का। न्यूट्रल का मतलब होता है दोनों में से कोई नहीं, दोनों में से कोई नहीं। लेकिन यहां पे अगर हमारे पास ये कॉशनरी नहीं होता, ठीक है, तो हम न्यूट्रल लगा देते। लेकिन यहां पे कॉशनरी का मतलब होता है दोनों में से कोई भी, दोनों कह सकते हैं, दोनों पर सावधानी के साथ, यानी कि दोनों चीजें हैं, नेगेटिव भी हैं और पॉजिटिव भी हैं। सावधानी के साथ, यानी कि ये चीज पॉजिटिव भी है और नेगेटिव भी है। देखो रिलेशन खराब हो रहे हैं, ये भी हमें पता है कि फिजिकली लोग बहुत टच में नहीं रहे हैं, लेकिन फोन के द्वारा टच में है, ये पॉजिटिव भी है टेक्नोलॉजी। लेकिन ये भी है, हमें इस चीज का ध्यान भी, तो कॉशनरी टोन हो जाएगी। कॉशनरी का मतलब होता है सावधानी पूर्वक, ठीक है ना। तो हमारे पास देखो एक ऑप्शन हमने पढ़ा नहीं, लेकिन तुक्का हम जल्दबाजी मार दी। कभी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने में जल्दबाजी नहीं करनी, जैसे मैंने कर दिया अभी। तो ऑप्टिमिस्टिक तो होती है आशावादी, तो ये तो होगा नहीं। सिर्फ पॉजिटिव, ये तो पॉजिटिव तो होगा नहीं। न्यूट्रल दोनों में से कोई नहीं, लेकिन दोनों है। पेसिमिस्टिक सिर्फ नेगेटिव और ये पॉजिटिव, तो फिर भाई दोनों में से क्या होगा, कॉशनरी होगा। सबसे अच्छी कोई जो सटीक क्वेश्चन होगा वो सी होगा। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर बताओ भाई, बहुत बढ़िया क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर क्या हो सकता है बताओ।
क्वेश्चन नंबर 5 का। अब इसमें क्या बताना, मेन आइडिया बताना है, मेन आइडिया बताना है या फिर थीम कह सकते हैं। व्हाट इज द मेन आइडिया ऑफ द पैसेज, मेन आइडिया ऑफ द पैसेज क्या है या थीम क्या है। पूरे पैसेज को अगर आप पढ़ के ये बताना चाहो कि इसका मेन आइडिया क्या है, क्या कहना चाह रहा है, इसकी थीम क्या है, तो समझ लेते हैं। टेक्नोलॉजी हैज ओनली ब्रॉट पॉजिटिव चेंजेस सोसाइटी, हटा दो भाई, सिर्फ पॉजिटिव चेंजेस नहीं होंगे सोसाइटी के लिए। द इम्पैक्ट ऑफ टेक्नोलॉजी ऑन सोसाइटी इन एंटायरली नेगेटिव, एंटायरली नेगेटिव पूरी तरह से नेगेटिव नहीं हो सकता। टेक्नोलॉजी ब्रिंग्स बोथ बेनिफिट्स एंड चैलेंजेस। भाई जो टेक्नोलॉजी है ये दोनों चीजें लेके आती है, ये बेनिफिट्स भी और चैलेंजेस भी। रिक्वायरिंग अ बैलेंस, लेकिन उस चीज की जो है बैलेंस की रिक्वायरमेंट है। इसके नेगेटिव भी है, देखो फोन अगर आप यूज करते हैं तो इसके नेगेटिव भी है पॉजिटिव भी है, बस आपको बैलेंस करके चलना है, तब तो बढ़िया है। मतलब फोन को अगर बात करने के लिए इस्तेमाल में लाया जा रहा है, वीडियो देखने के लिए, तब तो ठीक है, फालतू में टाइम वेस्ट कर रहे हो, गलत है, बैलेंस करके चलो। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्राइवेसी कंसर्न आर द ओनली ड्रॉबैक ऑफ टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट, सिर्फ ड्रॉबैक नहीं है, इसके दूसरा इंपैक्ट भी है, पॉजिटिव इंपैक्ट, कि ये सर्विसेज को इंप्रूव करेगा, जो कि बता रखा है पैसेज के अंदर। बस भैया, अब इत्तेफाक था कि आपके इस पैसेज में सिर्फ 5 ही क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है, लेकिन कोई बात नहीं। अब मैंने इस पूरे वीडियो में, इस पूरी क्लास में जी जान लगा दी है, जितना मेरे से हो सकता था मैंने पूरी जान झोंक दी इस पैसेज के अंदर या इस पूरे वीडियो के अंदर। अब इसके बाद अगर कोई क्लास होगी भी ना कॉम्प्रिहेंशन से रिलेटेड, तो वो होगी सिर्फ प्रैक्टिस क्लासेस। और प्रैक्टिस क्लासेस में मैंने आप लोगों को जो कुछ भी बताया है वो सारा का सारा बस आपको अप्लाई करना है। आज के लिए ये क्लास यहीं तक समाप्त होती है। थैंक यू सो मच इस वीडियो को पूरा देखने के लिए। अगर आपने यहाँ तक कंप्लीट देखा है तो ये हमारा ओपन स्टडी एप्लीकेशन है, जहाँ पे हमारी पेड क्लासेस चलती हैं। किसी तरह की रिक्वायरमेंट, अगर कोई इंक्वायरी लेनी है तो आपके पास कॉन्टैक्ट नंबर है। ये हमारे दोनों टेलीग्राम चैनल्स हैं और मेरा नाम अनिल जादव है, आप कहीं पर भी सर्च करोगे मिल जाएगा, ठीक है ना। तो उम्मीद करते हैं आप हमारे साथ जुड़े रहेंगे। थैंक यू सो मच। ये सेशन आपको कैसा लगा ये जरूर बताइएगा, किसी भी तरह से, चाहे कमेंट करके बता सकते हैं या आप मुझे फ़ोन नंबर पर कैसे भी बता सकते हो। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें किसी भी स्टूडेंट को, अपने किसी भाई बंधु को। ये क्लास आपको एप्लीकेशन पे भी अपलोड की जाएगी और ये यूट्यूब पे भी अपलोड की जाएगी, क्योंकि एक ऐसी चीज़ जो सबके फायदे की है वो सबके पास जानी चाहिए, जिसमें सबका फायदा। ये क्लास यूट्यूब पर भी है, ये एप्लीकेशन पे भी, सब पे जाएगी। ये रिकॉर्डेड वीडियो है, तो जो यूट्यूब पे मुझे देख रहे हैं वो इसको शेयर करें और कमेंट करके बताएं। और जो लोग एप्लीकेशन पे देख रहे हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है, वेलकम है। आप लोग इस सेशन को बहुत अच्छे से देखो, एंजॉय करो और अप्लाई करो, ठीक है। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।